नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबका वर्क एजुकेशन के मैराथन क्लासेस को लेकर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो ये आपकी वर्क एजुकेशन की मैराथन क्लासेस है जो मैं आपके सामने अपलोड कर रही हूँ। आज आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट मिलेगा। पार्ट सेकंड आपको सुबह मॉर्निंग में जो है वो जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैराथन क्लासेस है ये कंप्लीट लगभग आपकी 2 से 3 आवर्स की 3 आवर्स की आपको ये लगभग कंप्लीट रहेगी ये क्लासेस दोनों पार्ट्स मिलाकर। और इन 3 आवर्स में आपकी पूरी बुक्स को कंप्लीट कवर कराया जाएगा। पूरी बुक में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे कवर कराए जाएंगे। कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, कौन सा लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, A to Z बातें सारी इसमें डिस्कस की गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है तो भी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है मोस्टली आपको इसी में से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको 100% इसमें से मिल जाए, लेकिन 90% का हम बिल्कुल पूरी पक्का कह सकते हैं कि 90% आपको इसी में से ही एग्जाम में सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर आपको अलग से आ जाता है तो वो आप ऑप्शन में स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपकी क्लास है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये आपकी जो क्लास है स्पेशली CCS यूनिवर्सिटी के जो न्यू पैटर्न है उस पर बेस्ड हमने ये बनाई है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। चलेगा तो वो मैं साथ साथ बताते हुए चलूंगी किन टॉपिक को आपको रीड करना है, किन टॉपिक को आपको स्किप करना है, और वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे यहाँ पर बताती हुई चलूंगी। तो सारी बातों को बीच बीच में ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। वर्क एजुकेशन हमारी ये बुक है। हमारी पूरी बुक तीन अलग अलग नाम है इस बुक के। तो वर्क एजुकेशन, नई तालीम और कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो तीन पार्ट्स में आपके पूरी बुक डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट होता है वर्क एजुकेशन का, जिसमें हम ये समझते हैं कि कार्य शिक्षा होती क्या है, वर्क एजुकेशन होती क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीजों को हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नई तालीम। हम उसमें देखते हैं कि नई तालीम आपका क्या होता है, नई तालीम के बारे में किसने बताया, क्या बताया, उसके अंदर की पूरी डिटेल्स देखेंगे। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी कि सामुदायिक सहभागिता क्या होती है और किस तरीके से होती है, तो वो पूरी डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है कार्य शिक्षा का। वर्क एजुकेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। नॉर्मली हम पूरे दिन में छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते रहते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, तो हम अपने जीवन में हर एक वो एक्टिविटीज जो करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक्टिविटीज हमारे कार्य कहलाती है। ठीक है, जिसमें हम किसी भी तरीके से मेंटली, फिजिकली कोई ना कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, वो हमारा कार्य कहलाती है। अब अगर बात करें वर्क एजुकेशन की या कार्य शिक्षा की, तो जब हम अपने वर्क को का शिक्षा में, एजुकेशन में इंक्लूड कर दे, हम ये कहें कि हमें अपने एजुकेशन को नॉर्मल ना रखकर एजुकेशन में वर्क को इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो एजुकेशन हमारी बन जाती है वर्क एजुकेशन, यानी कि कार्य शिक्षा। किसी मेंबर को अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार रिज्वाइन करके ट्राई कर लीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कार्य शिक्षा आपका क्या हुआ? कार्य शिक्षा हम कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें हम कार्य को ज्यादा महत्व देते हो, जिसमें हम कार्य को शामिल कर लेते हो, मतलब ऐसी एजुकेशन जिसमें हमने वर्क को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अगर बात करें तो वर्क एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, नीड्स क्या है, या क्या मेरिट्स है, तो तीनों में आपके यही सेम पॉइंट्स आएंगे। जैसे कि पहला है, इट इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन हैंड एंड ब्रेन। यानी कि ये जो वर्क एजुकेशन होती है ये आपके हाथ और मस्तिष्क दोनों में समन्वय पैदा करती है, तालमेल उत्पन्न करती है, कोऑर्डिनेशन बैठाती है। जैसे आप कोई भी एक काम कर रहे हैं, आपको एक एक्टिविटी दे दी, आपको एक वर्क दिया करने के लिए, आप उस वर्क को करेंगे। काम को करने के लिए आपके हाथ जो है काम करेंगे पूरी तरीके से, आपके हैंड्स जो है एक्टिव रहेंगे, तब आपके हैंड्स भी काम कर रहे हैं, साथ साथ आप अपना ब्रेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना ब्रेन के इस्तेमाल करे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो आपके हैंड एंड ब्रेन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर आप नॉर्मल एजुकेशन की बात करें जो आज के टाइम पे हम और आप लेते हैं, उसमें क्या होता है, आपका सिर्फ माइंड तो वर्क करता है, बाकी आपका फिजिकली कोई भी उसमें वर्क नहीं होता। आप आराम से अपनी चेयर पे बैठे रहते हैं, टीचर्स आते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अब उनमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि
बच्चे का हैंड और ब्रेन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज एन इसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन लर्निंग प्रोसेस। वर्क एजुकेशन जो होता है ये आपकी पूरी लर्निंग प्रोसेस के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप लर्निंग प्रोसेस में वर्क को शामिल कर देते हैं तब क्या होगा, उसमें ये हो जाता है कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते, आप कोई काम करते रहते हैं। एक तरीके से काम करते करते आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है, आप खेल खेल में सीख जाते हैं, आप बोर नहीं होते। आप जो भी चीज सीख रहे हैं वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप ज्यादा एक्टिव थे। ये चीज आपने नोटिस की होगी, जब हम कोई बुक रीड करते हैं उसका हमें बहुत ही कम याद रह पाता है। अगर वही सेम चीज हम मूवी की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में हम टीवी पे, इंटरनेट पर हम उसको देख ले, हमें ज्यादा समय तक याद रहेगी। अगर हम एक टॉपिक को सुन भी ले और देख भी ले तो वो हमें और ज्यादा समय तक याद रहेगी। और इन द एंड अगर हम किसी काम को खुद करके देखें तब वो हमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो इसीलिए वर्क जो है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल फैक्टर्स है। अगर आप वर्क को जो जो है लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड कर लेते हैं तब आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट है, इट डेवलप्स स्किल लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपको अगर वर्क दे दिया जाए, काम दे दिया जाए किसी भी इसमें, तो आपकी कुछ स्किल्स डेवलप हो जाती है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया या आपको एक प्रॉब्लम दे दी और कहा कि इसको सॉल्व करके लाना है, आप पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे, आप उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तब आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स होती है, जो कौशल होता है, वो डेवलप होता है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, आप जब कोई काम करते हैं खुद से तब आप उसके हर एक पहलू को सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आप में क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। साथ साथ डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी। जैसे मैंने कल आपको जनरल वाले में बताया था, आप कोई भी प्लानिंग करें, कुछ भी मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो जब यहाँ पर आप एक्टिविटी करेंगे तब आपको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो डिसीजन पावर जो है आपकी वो ज्यादा डेवलप होगी। नेक्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन नीड, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो पूरी वर्क एजुकेशन होती है ये आपके इंटरेस्ट, आपकी जरूरत और आपके योग्यता के आधार पर होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आपको वर्क एजुकेशन में ये कहा जाता है, अगर मैं यहाँ पर, वैसे तो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर अगर मैं ब्रीफ में बताऊं, तो गांधी जी ने ये कहा था कि बच्चों को कार्य के साथ साथ कोई ना कोई स्किल दे दो, कोई ना कोई कौशल सिखा दो। जैसे हो सकता है बच्चे को मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाई या कढ़ाई बुनाई, जो उस समय पे थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अब ऐसा तो नहीं है हर बच्चे को हर एक स्किल सिखाई जाएगी, बच्चे की जहां पर जिस चीज में इंटरेस्ट होगा। अगर बच्चे को मिट्टी के बर्तन बनाने में इंटरेस्ट है तो उसको वो सिखाया जाए, बच्चे को कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्ट है उसको वो सिखाया जाए। तो बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी कितनी है, उसके बेस पर उसको एक एक्टिविटी दे दी जाती है। तो ये पूरी वर्क एजुकेशन किस पर बेस्ड करती है, बच्चे के जरूरत पर, बच्चे के इंटरेस्ट पर। अब जब कोई चीज आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसमें आपको ज्यादा मन करेगा कि हाँ आप वो काम करें, तो आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली ज्यादा बेहतर होगी। नेक्स्ट है, इट डेवलप्स एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इट डेवलप्स एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है अलग अलग, कि बच्चे को पहले एक चीज सिखाई, फिर दूसरी चीज सिखाई, फिर तीसरी चीज सिखाई। अब अलग अलग स्टेज पर जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, बच्चे की जो होती है अलग अलग एबिलिटीज जो है वो और ज्यादा डेवलप होती जाएंगी। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्क एजुकेशन होती है ये बच्चे की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मतलब इस वर्क एजुकेशन में ऐसा नहीं होता कि केवल और केवल किताबी ज्ञान पर फोकस किया जा रहा है, सिर्फ रटाए जा रहे हैं, बात खत्म नहीं। यहाँ पर आपको रियल नॉलेज दी जाती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, आपको कोई एक्टिविटीज दी जाती है, जिससे आपका क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जब आप कुछ काम को करेंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, साथ साथ आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, आपका कल्चरल डेवलपमेंट होता है। इन शॉर्ट आपका हर एक पहलू का विकास होगा, आपका सर्वांगीण विकास होता है। तो वर्क एजुकेशन जो होता है
वो आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका provides opportunity for interaction with different tools, techniques, methods, materials and object। वर्क एजुकेशन में आपको अगर कोई एक स्किल सिखाई जा रही है तो उस स्किल से रिलेटेड टेक्निक्स, टूल्स, मशीन्स, मेथड्स आपके सामने पेश किए जाएंगे, आपके सामने यूज की जाएंगी। तब आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको अलग अलग तरीके की टेक्निक्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, अलग अलग टेक्निक्स, टूल्स, उनका इस्तेमाल करने का आपको मौका मिल रहा है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जब आप फिजिक्स की लैब में कभी जाया करते थे स्कूल टाइमिंग में, कॉलेज टाइमिंग में, तो फिजिक्स की लैब में वहां पर आपको अलग अलग टूल्स देखने को मिलते थे, आपको वो इस्तेमाल करने का मौका मिलता था, आपको पता लगता था कि हाँ ये टूल्स होते हैं और इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। वर्क एजुकेशन जो होती है ये आपके कार्य के संसार से आपका इंट्रोडक्शन कराती है। मतलब इसका ये यहाँ पर मतलब ये है कि अभी अगर आप आज के समय में बात करें बच्चे को, शुरू में बच्चा जो होता है सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पर फोकस रहता है, उसको काम से कोई मतलब नहीं होता है कि वर्क जो है कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का। अगर हम कुछ भी अर्न करना चाह रहे हैं, अपना कुछ अपनी लाइफ सेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को काम से कोई मतलब नहीं होता। उनको उनको ये लगता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम तो सिर्फ किसी एसी वाले ऑफिस में जाएंगे, जॉब करेंगे, बस उनके लिए वही एक काम होता है। तो वो काम को, या जो छोटे मोटे काम होते हैं, चाहे वो उनके फादर कोई बिजनेस कर रहे हो या कहीं पर और काम कर रहे हो, तो वो उसको छोटा समझते हैं। वर्क एजुकेशन में क्या होता है, बच्चे को अगर शुरू से काम कराया जा रहा है तब तो वहां पर बच्चे के माइंड में ये बात नहीं बैठेगी कि ये काम छोटा होता है, ये काम बड़ा होता है। उसको वर्क की इम्पोर्टेंस पता चलेगी, बच्चे को ये पता चलेगा कि काम हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। इट डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग ऑफ प्राइड टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल वर्क एंड लेबर। जो बात मैंने अभी कही थी वही चीज इसमें आ गई कि जो फिजिकल लेबर होता है उसकी तरफ प्राइड की फीलिंग्स और उसकी इम्पोर्टेंस को समझने में बच्चे को जो है मदद मिलती है। बच्चे के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं रहता, उसको भी समझ आता है कि हाँ ये काम बहुत जरूरी होते हैं, ये काम है, वर्क है जिसकी वजह से हम जिंदगी को जी पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्क एजुकेशन था। अगर मैं ब्रीफ में यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो वर्क एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें कहा जाता है कि एजुकेशन के अंदर आप कार्य को शामिल करो, आप छोटे छोटे बड़े बड़े कार्य, वर्क, अलग अलग तरीके के वर्क जो है बच्चों से कराओ, ताकि बच्चे फिजिकली वर्क करते करते नई नई चीजों को सीखे, नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखे, जिससे बच्चे को रियल नॉलेज पता चल सके, रियल वर्ल्ड के बारे में पता चल सके, कोई इमेजिनरी वर्ल्ड उनके सामने ना आए। क्लियर हुआ सभी को? अब बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो तो। मैम सेकंड लास्ट पॉइंट एक बार फिर से बता दो, वर्ल्ड ऑफ वर्क। हाँ, वर्ल्ड ऑफ का मतलब यहाँ पर ये है कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में, या आज के टाइम में कि नॉर्मली भी जीवन में अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो आप बेकार हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो यही होती है कि अगर आपको कुछ अर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको वर्क जरूर करना होगा, चाहे वो आप फिजिकली वर्क करें, मेंटली वर्क करें, अलग अलग लेवल पर आपको वर्क करना होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, मेंटल वर्क करेंगे, उतना ज्यादा आप खुद एक्टिव रहेंगे। आप ये चीज सोच के देखिए कि जब एक व्यक्ति होता है वो ज्यादा फिजिकली वर्क ना करे तो वो कुछ टाइम बाद एक्टिवनेस उसके शरीर से खत्म हो जाती है। आप जितने ज्यादा फिजिकल वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो आपका हेल्दी भी रहेगा और फिट भी रहेगा। तो जो काम है वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, काम के बिना हम दूसरी चीज नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर वर्क एजुकेशन में बच्चे को शुरू से काम कराया जा रहा है, बच्चे को काम के बारे में इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, तो बच्चा फिजिकली हेल्दी भी रहेगा, फिजिकली डेवलपमेंट भी उसका अच्छी तरीके से हो जाएगा, और उसको वर्क की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी कि काम क्या होता है, काम को करने में कितनी मेहनत लगती है और ये कितना जरूरी होता है। हाँ, तो कार्य शिक्षा के आपके क्या क्या सिद्धांत होते हैं? अभी जैसे हमने ऊपर देखा तो कार्य शिक्षा क्या होती है, जिसमें ये कहते हैं कि वो बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी कराओ, कोई ना कोई काम दो, और वो काम को करते करते चीजों को सीख जाएंगे, अलग अलग कंसेप्ट को सीख जाएंगे। तो ये जो वर्क एजुकेशन है ये आपका लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, कि करके सीखो, बिना करे नहीं, पैसिव में नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। नेक्स्ट है बाय इंक्लूडिंग सोशली यूजफुल मैनुअल वर्क लेबर इनटू एजुकेशनल एक्टिविटीज। वर्क एजुकेशन के अंदर आपका जितना भी सोशली यूजफुल लेबर होता है, मतलब ऐसा काम जो कि समाज में उपयोगी हो,
सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, ऐसे वर्क्स को एजुकेशनल एक्टिविटीज में जोड़ दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे मैम? जैसे आपका इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे बच्चे को शुरू में सिखाया जा रहा है कि भाई बर्तन बनाना हो गया, और ये जो मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ कि बर्तन बनाना, मिट्टी आप कढ़ाई बुनाई करना, ये उस समय थे जब गांधी जी ने शिक्षा के बारे में अपने थॉट्स दिए थे, उस समय जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उस टाइम पर ये काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज के टाइम में इनका क्या रिलेवेंस है वो हम आगे देखेंगे, बात करेंगे। तो उस समय क्या होता था कि अगर कोई बच्चा शुरू में एक स्किल सीख गया कि हाँ उसको मिट्टी के बर्तन बनाने आ गए, तो जब वो बच्चा एजुकेशन से बाहर निकलेगा, रियल वर्ल्ड में जाएगा, उसको किसी जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके पास अपनी एक कला है, अपना एक क्वेश्चन है, अपनी एक स्किल है, तो वो क्या होगा, उसका इस्तेमाल कर सकता है और वो अपना खुद की आजीविका भी चला सकता है, खुद की लिवलीहुड भी चला सकता है, और समाज के लिए भी यूजफुल रहेगा। समाज में एक प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अलग अलग प्रोडक्ट्स की, तो उससे सोसाइटी भी डेवलप होगी, और अपने जो देश है पूरा का पूरा, उसकी जो भी फाइनेंशियली चीजें होती है, वो भी आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी डेवलप होगी। क्लियर है? मैम ये तो वोकेशनल वर्क नहीं हुआ, पॉटरी, क्राफ्ट एंड ऑल, ये तो हाँ पढ़ाई के साथ फिर तो हम इसको हाँ, इंटरलिंक कर सकते हैं यहाँ पे। उसी चीज को है आपका, एक तरीके से वोकेशनल भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय एंगेजिंग इन वर्क्स, यानी कि ये इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि आपका जो लर्निंग हो वो काम में शामिल रहकर हो, यानी कि आप किसी भी कार्य में पूरी तरीके से एक्टिव रहें, उसके बाद सीखें। अगर हम नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि सारा मेन फोकस किस पर होता है, टीचर्स पर होता है, बच्चे सिर्फ और सिर्फ उनको सुन सकते हैं, और वही ट्रेडिशनल तरीका होता है एक लेक्चर मेथड जिसको हम कहते हैं, तो बच्चे पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहते, उनका सिर्फ और सिर्फ माइंड एक्टिव रहता है, वो भी कुछ परसेंट बच्चों का। एक स्थिति में अगर कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे बैक बेंचर वगैरह हो गए, उनका माइंड ही दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर काम देंगे तो बच्चे पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे, उनका माइंड भी एक्टिव रहेगा और वो फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आ जाता है, किस तरीके से बनेगा वो भी मैं बताऊंगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा में महत्वपूर्ण कारक, फैक्टर्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है या वैल्यूज करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क एजुकेशन की इकोनॉमिक वैल्यूज बताइए, ये वर्क एजुकेशन की पेडागोजी वैल्यू को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका। सबसे पहला है टीचर, शिक्षक। अगर आपके टीचर ट्रेंड नहीं होंगे, या टीचर्स जो होते हैं वर्क एजुकेशन के लिए स्पेशली ट्रेंड चाहिए, हर एक टीचर कंसेप्ट में एक्टिविटीज को शामिल नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए ट्रेंड टीचर्स चाहिए जो कि जिनको पता हो कि हाँ हम किस तरीके से वर्क एजुकेशन में मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं, उनको किस तरीके से डिसिप्लिन में रख सकते हैं, कैसे सारे कंसेप्ट को मैनेज कर सकते हैं। एक नॉर्मली क्लास में आकर पढ़ाकर चले जाना एक इजी होता है इन कंपेयर टू कि अगर आप कोई एक्टिविटी शामिल करो। आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, अगर आपका किसी दिन क्लास में कोई एक्टिविटी होती है, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, तब उस टाइम पर सभी बच्चों को मैनेज करना, उनको डिसिप्लिन में रखना कितना मुश्किल हो जाता है। और वर्क एजुकेशन में तो पूरा ही टाइम ये कहा गया है कि आप अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराओ जिससे बच्चे काम को करते करते सीखें। तो उस टाइम पर टीचर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर टीचर्स जो होते हैं आपके बिल्कुल काम होने चाहिए, पेशेंस का गुण उनमें अंदर होना चाहिए, और वो उनको पता होना चाहिए कि उनको कब क्या किस तरीके की एक्टिविटीज करानी है। क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए नेक्स्ट है सोशल कम्युनिटी एंगेजमेंट। यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि वर्क एजुकेशन के थ्रू बच्चा जो है अपनी सोसाइटी से जुड़ता है, अपने समाज से जुड़ता है। ठीक है, सोशल यूजफुल चीजों को कर रहा है, वो ऐसी चीजों को कर रहा है जिसको कि वो घर में देख रहा है करते हुए, तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे अगर क्लास में बच्चे को एक ये सिखाया गया कि आप किस तरीके से वेस्ट न्यूज़पेपर से फोटो फ्रेम बना सकते हैं, तो उसको मजा आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा, घर पर जाकर उसको ट्राई करके देखेगा। बच्चे को पौधा लगाना सिखाया जा रहा है, बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में सिखाया जा रहा है, इन बेसिक सी एक्टिविटीज कराई जा रही है, जिससे क्या होगा, बच्चा अपने समाज से जुड़ा रहेगा, उन सभी चीजों को अपने समाज में अपने घर पे जाकर ट्राई भी करेगा। दूसरी चीज, आपका वर्क एजुकेशन जो होती है उसमें आपके सोसाइटी की और आपकी कम्युनिटी की जितना ज्यादा एंगेजमेंट रहेगा, आपकी वर्क एजुकेशन उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी।
अगर आपकी कम्युनिटी सपोर्ट ना करे, आपकी सोसाइटी सपोर्ट ना करे वर्क एजुकेशन के लिए, तो वर्क एजुकेशन आपकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कैसे सपोर्ट कर सकती है? नए नए स्कूल्स बनाकर। कम्युनिटी की ही ये जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट के बाद दूसरी जिम्मेदारी कम्युनिटी की बनती है कि वो अपने आसपास अपने एरिया में अलग अलग तरीके के जरूरत के मुताबिक स्कूल्स का निर्माण करे, उसमें फाइनेंशियली हेल्प करे, इमोशनली सपोर्ट करे, ठीक है, फिजिकली भी सपोर्ट करे, अपने बच्चे को स्कूल में एजुकेशन के लिए भेजे। अब सबसे बड़ा मेन नॉर्मल एजुकेशन में भी आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं पुराने टाइम में, आज तो थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन पुराने टाइम में पेरेंट्स ही अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराना नहीं चाहते थे। उनकी अपनी जनरल प्रॉब्लम्स होती थी, चाहे उसको पॉवर्टी कह लो और चाहे और भी कोई रीजन हो सकता था, ठीक है। तो जो पेरेंट्स होते हैं अगर वही सपोर्ट नहीं करेंगे, वही अपने पेरेंट्स बच्चे को नहीं भेजेंगे स्कूल्स में, तो कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज, पेरेंट्स की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योर करे कि उनका बच्चा जो है डेली रेगुलरली क्लासेस में जाए, सारा वर्क कंटिन्यू करे, ताकि पूरी चीजें स्कूल पर डिपेंडेंट ना रहे। उसके साथ साथ कम्युनिटी को भी, परिवार को भी हर तरह के से सपोर्ट करना चाहिए। एक बात यहाँ पर इसमें ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए स्कूल में आपको एक एक्टिविटी दी गई कि आज आपको जो है पौधों के बारे में, अलग अलग 5 पौधों की वैरायटीज के बारे में जानकर आना है घर से, ठीक है। तब आप इसके लिए क्या जरूरी होगा? इसके लिए जरूरी होगा कि आप अपने घर के आसपास किसी गार्डन में जाए, वहां पर 5 टाइप्स के अलग अलग प्लांट्स को देखें, उनके बारे में जाने। अब इसके लिए अगर आपके पेरेंट्स ही आपको घर के बाहर ना निकलने दे, या पेरेंट्स ये कहे कि नहीं ये तो बेकार का काम है, किताब लो और पढ़ो बैठकर, टाइम वेस्ट मत करो, तो क्या होगा? आप वो काम नहीं कर पाएंगे, वर्क एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में क्या होता है कि उनके लिए बुकिश नॉलेज ही सब कुछ है, मार्क्स लेकर आ जाओ, ग्रेड्स लेकर आ जाओ, वही उनके लिए सब कुछ होता है कि हाँ बच्चे के 90% आ रहे हैं, 99% आ रहे हैं। तो वो नॉर्मली बच्चे में कितनी स्किल डेवलप हो रहे हैं उन पर फोकस नहीं करते। तो यहाँ पर इसलिए मेन इसमें यही कहा गया है कि पेरेंट्स को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, अपने आप वो भी शामिल होने चाहिए, तभी आपकी वर्क एजुकेशन सक्सेसफुल हो पाएगी। इसके बाद होता है इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य। जैसा मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि बच्चों के अंदर एक स्किल आई, बच्चे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना सीख गए। अब जब फ्यूचर में आगे जाएंगे वो एजुकेशन से आगे, तो वो अगर जॉब भी नहीं मिल रही है उनको कहीं, तो वो अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं स्टार्ट, अपना छोटा सा लघु उद्योग खोल सकते हैं, छोटा बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रोडक्शन करके अपना जीवन चला सकते हैं, जिसकी वजह से समाज को एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, उसका भी अच्छा रहेगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा और अपने देश का भी डेवलपमेंट होगा, और जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ेगी। ये चीज आप थोड़ा सा कंसेप्ट डीप हो जाएगा, लेकिन ब्रीफ में यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे इंडिया में नहीं बनता और वो बाहर से मंगाया जाता है, कहीं दूसरी कंट्री से मंगाया जाता है, तब वो क्या होगा? वो वहां से हमें महंगा पड़ेगा। अगर वही सेम प्रोडक्ट हमारी कंट्री में ही बन जाए, वो चीज हमें सस्ती पड़ेगी। तो ये इकोनॉमिक इफेक्ट होता है। अगर बच्चे को शुरू से हम प्रोड्यूस करना, चीजें अलग अलग प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं, तो हमारे समाज में या हमारे देश में उन प्रोडक्ट की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो इकोनॉमिक वैल्यू जो है अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट है पेडागोजिकल वैल्यू, यानी कि शैक्षणिक मूल्य। पेडागोजी यानी कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पेडागोजी के सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ये रिलेटेड है शिक्षण से रिलेटेड, टीचर्स से रिलेटेड। तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी समझाया था, सेम इसमें भी आ जाएगा आपका कि टीचर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए वर्क एजुकेशन में। अगर वो ट्रेंड नहीं होते तब आपकी वर्क एजुकेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ये आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, आप बीएड करने से पहले भी अगर कहीं स्कूल में टीच कर रहे होते होंगे और बीएड करने के बाद भी आप करेंगे आगे टीच, लेकिन ये चीज आपने नोटिस की होगी कि बीएड में आपको ऐसे काफी चीजें सीखने को मिली होंगी जो कि नॉर्मली नहीं मिलती है। आपको पता चला होगा कि बच्चों को कैसे डील किया जाता है, बच्चों के साथ उनको कैसे डिसिप्लिन में हम रख सकते हैं, कैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए, वो सारी चीजें हमें बीएड के ट्रेनिंग कोर्स में सिखाई जाती है। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि वर्क एजुकेशन के लिए टीचर्स को पहले से ही स्पेशली ट्रेंड किया जाए, ताकि कोई किसी भी तरीके का स्कूल में टाइम वेस्ट ना हो। उनको पता हो कि कब कौन सी एक्टिविटी करानी है, किस तरीके से उस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कराना है, किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। मैम सेकंड पॉइंट एक बार फिर से प्लीज। एक क्वेश्चन है,
एजुकेशन को लेके कि जो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन आ गया, और उसके साथ आपने बताया कि डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड पेडोलॉजिकल वैल्यू। तो ये जो दो फैक्टर्स यहाँ पे हमने अभी 4 फैक्टर्स पढ़े, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इनमें से ये 2 आ गया। तो ये चारों मान लो अगर नाम डिस्कस नहीं करेगा तो हमको चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल। जी देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन जैसा आपने कहा कि क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन, एक्सप्लेन द सोशल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्क एजुकेशन। तब आप क्या करेंगे, पहले वर्क एजुकेशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, वर्क एजुकेशन होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होते हैं एटसेट्रा, वो सारी चीजें आपने बता दी। उसके बाद आप ये सारी वैल्यूज का नाम एक चार्ट में मेंशन कर देंगे, और सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू, इनको वन बाय वन हेडिंग डालेंगे और इनके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मेथड्स रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा से जुड़े हुए कौन कौन से मेथड्स हम अपना सकते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने बहुत सारे टीचिंग मेथड्स देखे थे। फर्स्ट ईयर में हमने थोड़े से कुछ ना टीचिंग मेथड्स देखे थे अलग अलग तरीके के, जिनको एक टीचर जो है इस्तेमाल करता था। जैसे आपका एक एनालिसिस मेथड था, सिंथेसिस मेथड था, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड था, इस तरह के अलग अलग मेथड्स हुआ करते थे। तो सेम चीज यहाँ पर है, वर्क एजुकेशन के अंदर हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्क एजुकेशन क्योंकि हमें पता है एक्टिविटी से रिलेटेड है, बच्चों पर फोकस्ड करती है, तो हमारे वो सारे मेथड्स आ जाएंगे जो कि चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, जो जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे और खेल खेल में सीखे या एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखे। जैसे कई बार होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब बच्चे को कह दिया जाए कि हाँ तुम्हें ये काम करके लाना है, बच्चे उस चीज को ऑब्जर्व करें और कुछ सीखे। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चे को हम फील्ड ट्रिप पे लेके गए या टूर पर लेके गए, वहां पर हम बच्चे को ताजमहल दिखा रहे हैं, तो बच्चा ताजमहल पूरा घूमेगा, ऑब्जर्व करेगा, तब वो ताजमहल के बारे में सारी जानकारी जो है वो सीख लेगा, एक्सपीरियंस ले लेगा। इसके अलावा नेक्स्ट होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कि आप कुछ डेमो करके दिखा दे और बच्चा उस चीज को देखे और फिर नेक्स्ट खुद उसको ट्राई करके देखे। जैसे अगर रक्षाबंधन फेस्टिवल आ रहा है तो आप बच्चे को सिखाएं कि राखी किस तरीके से बनाई जाती है, तब आप एक राखी पहले खुद से बनाकर दिखाएंगे, एक डेमो करके दिखाएंगे, बच्चा आपको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद फॉलो करके सेम चीज बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आपके कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स हो जाते हैं, जैसे लर्निंग बाय डूइंग। आपको कोई एक्टिविटी दे दी और आप उस काम को खुद से करें, या एक्सपेरिमेंट दे दिया वो आप खुद कर रहे हैं। एक्टिवनेस ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे पूरी तरीके से एक्टिव रहें। साइकोलॉजिकल मेथड्स, आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है बुक, उसमें आपको सारे साइकोलॉजिकल मेथड दिए हुए हैं, जिसमें बताया जाता है कि बच्चे को कैसे ज्यादा से ज्यादा एंगेज किया जा सकता है, बच्चे को कैसे इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। तो उन मेथड्स का हम इस्तेमाल करें, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करें। साइंटिफिक और साइकोलॉजी चाहे तो आप एक ही में लिख सकते हैं, अलग अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्यादा नहीं पूछा जाता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आएगा तो शॉर्ट में शायद आ सकता है कि टीचिंग लर्निंग मेथड क्या होता है, तब आप पहले सारों के नाम मेंशन कर देंगे चार्ट में, और वन बाय वन इनमें से जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हेडिंग डालिए और उनके अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए, एग्जांपल्स दे सकते हैं आप इजीली। इसके अलावा हो गया प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, ग्रुप्स बना दिए अलग अलग क्लास के, और हर एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दे दिया कि हाँ तुम्हें ये काम करके लेकर आना है, और वो ग्रुप पूरा पूरा आपस में टीम की तरह काम करेगा, टीम वर्क करेंगे और उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। एक्सकर्जन मेथड, भ्रमण विधि, जैसे मैंने अभी टूर और पिकनिक का मेथड बताया आपका, कि बच्चे को टूर पिकनिक पर लेकर जाए, बच्चे घूमते घूमते जो है चीजों के बारे में, नई नई जानकारियों के बारे में जान रहे हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि कार्य अनुभव। कार्य अनुभव डायरेक्ट है, कार्य से मिला हुआ अनुभव। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस समय कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और वो जब हम काम को करके जब हमें अनुभव मिल रहा है वो हमें ज्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, वो हम आसानी से भूलते नहीं है, बहुत लंबे समय तक हमें वो एक्सपीरियंस जो है याद रहता है। अब इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें आपके काफी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, टाइम एलोकेशन ऑफ वर्क एजुकेशन, प्लानिंग ऑफ वर्क एजुकेशन। मतलब वर्क एजुकेशन के अंदर आप कैसे अलग अलग एक्टिविटीज का टाइम एलोकेशन कर सकते हैं,
टाइम के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो इसमें थोड़े से ब्रीफ में यहाँ पर आपको बताया गया है, ये नहीं कहेंगे सारी एक्टिविटीज शामिल है, कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर शामिल है। जैसे अगर समर वेकेशन बच्चे का हो रहा है मई जून, तो उसमें आप इस तरीके के काम बच्चे को होमवर्क दे सकते हैं, बच्चे को आप होम असाइनमेंट दे सकते हैं, जैसे कि बच्चा जो है अलग अलग सीड्स का कलेक्ट करे, अलग अलग सीड्स को, हार्बेरियम्स को कलेक्ट करें, मैंगो की अलग अलग वेराइटीज जो होती है उसके बारे में जानकर आए, 10 डेज की डायरी लिख कर आए, अगर कोई घर में कोई टूटी हुई चीज है, कोई ब्रोकन चीज थिंग्स है, उनको कलेक्ट करे। इस तरीके का काम आप बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद जुलाई के अगर मंथ की बात करते हैं, तो उस टाइम पर स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं, नए बच्चों का एडमिशन होता है, तो उस टाइम पर आप वेलकम फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सके, बच्चे का सोशलाइजेशन किया जा सके, एक सोशल डेवलपमेंट बच्चे का हो सके। इसके अलावा जुलाई में हम क्या क्या करा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जुलाई का मंथ जो होता है वो कैसा होता है, बारिश का मौसम होता है उस टाइम पर, तब हम बच्चे को रेन वाटर रीइंफोर्समेंट के सॉरी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, जल संग्रह के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, हेलो मैम, जल संग्रह क्या होता है? बच्चे को हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, हम कैसे वाटर को कलेक्ट करके रख सकते हैं, कैसे Rain harvesting. Rain harvesting. रेन हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग सेम। ठीक है, आप जो है बारिश के मौसम में आप कपड़ों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, दालों को किस तरीके से आप कलेक्ट करके रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। 11 जुलाई है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो उसमें आप अवेयरनेस से रिलेटेड आप स्लोगन्स बच्चों को लिखने के लिए कह सकते हैं, कोई नाटक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे कल्चरल प्रोग्राम टाइप्स, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगस्त के मंथ में आपका रक्षाबंधन हो गया तो राखी बनाना, फ्लैग्स पर बच्चों को फ्लैग्स बनाना, कल्चरल प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बच्चों की सिंगिंग वगैरह का, डांसिंग का, उनका परफॉर्मेंस का पता चल सके। तो यहाँ पर कुछ सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए लिखी हुई है। इस तरीके से टाइम टू टाइम अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अलग अलग हमारा जो है मौसम भी, वेदर भी अलग अलग टाइप से होता है, तो जैसे जब जहाँ पर जो सुटेबल हो हम उस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज को शामिल कर सकते हैं और बच्चे को रियल नॉलेज दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैम, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट आ सकता है, अगर आया तो शॉर्ट में कि टाइम एलोकेशन बताइए वर्क एजुकेशन की। नहीं, आप कोई भी हेडिंग्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप टीचर्स डे का ऐड कर सकते हैं कि टीचर्स डे पर बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया जाए ताकि बच्चों में थोड़ा सा लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो सके, टीचिंग की तरफ एक इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप हो सके, तो वो चीज भी आप शामिल कर सकते हैं। दिवाली है, दिवाली पे मतलब बंधन मार वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और रंगोली बनाना हो गया, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ जी मैम, इसमें वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन एक बार आप ओवरव्यू दे देंगे इसका? अभी आगे आपको कराया जाएगा, डोंट वरी। ओके मैम, ओके। हाँ चलिए, नेक्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक आता है एजुकेशनल आइडियाज या फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार क्या थे? ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है जो आप फर्स्ट ईयर में फिलोसफी की बुक में पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज आपको लिखनी है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट आपको इसमें नहीं लिखना है। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट मिले, लेकिन अगर आप वो सेम वो भी चीज लिख रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा। होता क्या है, एक ब्रीफ में मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं, महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन, मतलब महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में अपने क्या थॉट्स दिए थे, क्या बातें बताई थी। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षा है ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके। केवल और केवल किताबी ज्ञान बच्चों को दे देना ही शिक्षा नहीं है। किताबी ज्ञान से अलग बच्चे का शारीरिक विकास करना, बच्चे का मानसिक विकास करना, उसको सामाजिक विकास करना, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। तो एक सही एजुकेशन वो है जो बच्चे को का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके, ये गांधी जी ने कहा था। इसके अलावा गांधी जी ने ये भी कहा था कि जो साक्षरता होती है यानी कि लिटरेसी, वो शिक्षा का ना ही तो अंत है ना ही एक शुरुआत है, ये तो केवल एक सोर्स है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी भी लेडीज या जेंट्स, किसी भी पुरुष या महिला को शिक्षित कर सकते हैं।
साक्षरता का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है? किताबी ज्ञान से, कि आपने डिग्री हासिल कर ली, आपने एकेडमिक रिजल्ट हासिल कर लिया और किताबी ज्ञान हासिल कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हो गए। शिक्षित में आपके मैनर्स भी आते हैं, कि आपको बड़ों से बात करने का तरीका है कि नहीं है, आपको बिहेव करने का मैनर्स है कि नहीं है आप में, आप किसी दूसरे व्यक्ति से बोलने का तरीका जानते हैं कि नहीं जानते। अगर आप कहीं 4 व्यक्ति बैठे हैं तब आप उनके बीच आराम से एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, वो भी आपके एजुकेशन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ लेना या डिग्रियां हासिल करना ही आपकी एजुकेशन नहीं मानी जाती। एजुकेशन तो इससे बहुत अलग है। सही एजुकेशन तो वो होती है जो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। अब इसी थॉट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने आगे की चीजें बताई। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या बताए? ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंदर आपका फिजिकल डेवलपमेंट आ गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया, आपका सोशल डेवलपमेंट आ गया, कल्चरल डेवलपमेंट आ गया, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट आ गया, वोकेशनल आ गया, स्पिरिचुअल आ गया। एग्जाम में अगर आप इनको लिखेंगे, अगर आपका आंसर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका आंसर छोटा पड़ रहा है तो इनको हेडिंग बनाइए, इनके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद करिकुलम में इन्होंने क्या कहा? करिकुलम इन्होंने सारा का सारा एक्टिविटी बेस्ड बताया, कि आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाएं, गतिविधियों पर आधारित पढ़ाएं, एक्टिविटीज बच्चों को दें, उसके बेस पर आप बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाएं। जैसे इसमें के बारे में इन्होंने डिटेल से बताया कि बच्चों को एक तो मदर टंग कराई जाए, मतलब मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके अलावा प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, जैसे जोड़ घटा गुना भाग, जो बच्चे के रियल लाइफ में काम आएगी। ठीक है। सोशल सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, जनरल साइंस पढ़ाई जाए, म्यूजिक, ड्राइंग, हाइजीन, मोरल एजुकेशन, इस तरीके का करिकुलम पढ़ाया जाए जो बच्चे के लिए यूजफुल हो आगे चलकर। टीचिंग मेथड्स में इन्होंने इमिटेशन मेथड्स को जो है सपोर्ट किया था, एक्टिविटी मेथड को सपोर्ट किया, ओरल मेथड को, कोरिलेशन मेथड को, लिसनिंग, थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल मेथड को इन्होंने सपोर्ट किया था। इनके अंदर एग्जाम में डिपेंड मैम करता है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम सह संबंध वाले में 2 टीचर्स की बड़ी टीचिंग आएगी मैम? नहीं, एक सेकंड रुकिए। इसमें आप चाहे तो इन मेथड्स को वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका आंसर की कितनी ज्यादा जरूरत है। आंसर अगर इनफ हो चुका है कोई दिक्कत नहीं, अगर इनफ नहीं हुआ तो इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन में आप कर सकते हैं। आप बताइए कोरिलेशन मेथड। Ma'am, कोरिलेशन excuse me, ma'am. What is practical mathematics? Can you tell it again, please? एक सेकंड रुकिए, पहले एक मेंबर का डाउट क्लियर कर दो। Okay. हाँ, कोरिलेशन मेथड आपका होता है सहसंबंध मेथड, जिसमें क्या होता है कि आप 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को आपस में कोरिलेट करके पढ़ाएं। या आप बच्चे को ऐसी एक्टिविटी दे दें जिसमें आप एक साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, 3 सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट हो रहे हो एक दूसरे के साथ। या आप बच्चे को जो है रीडिंग करने के लिए कहा जाए, कि हाँ आप बच्चे को रीडिंग स्किल सिखाना चाहते हैं, तो रीडिंग स्किल के अंदर आप कोई ऐसा टॉपिक बच्चे को दे दो, आप कोई हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक बच्चे को दे सकते हैं उसके अंदर, कि इसका रीडिंग लगाइए। तो उसमें क्या होगा, बच्चे के एक साथ 2 चीजें होंगी, रीडिंग भी डेवलप होगी, रीडिंग स्किल, साथ साथ जो उसको हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Thank you. अब Ma'am, बताइए Ma'am, this practical mathematics क्या होता है मैम? One more time. प्रैक्टिकल मेथड्स आपका नॉर्मली जिसमें बच्चा खुद प्रैक्टिकल करके देखे, जैसे एक्सपेरिमेंट मेथड हो सकता है, जैसे फिजिक्स में लैब में लेकर चले गए, केमिस्ट्री में लैब में लेकर गए और वहां पर डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया आपको। Okay, lab work. Okay. हाँ, लैब वर्क आपका। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ ये जी। इमिटेशन मेथड क्या होता है? इमिटेशन मेथड होता है फॉलो मेथड, कि टीचर्स कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं और उनको देखकर सेम टू सेम फॉलो कर करके आप कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर राखी मेथड्स का बताया था आपको, कि अगर बच्चों को राखी सिखाना है बनाना, तब आप एक तरफ आप बना बना कर दिखा रहे हैं बच्चे को, बच्चे आपको देख रहे हैं और उनके सेम फॉलो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी। चलिए नेक्स्ट डिसिप्लिन में इन्होंने कहा कि दमनकारी जो डिसिप्लिन होता था, मतलब फोर्सफुली डिसिप्लिन को इन्होंने बिल्कुल मना किया, किसी भी तरीके की मारपीट, डराना धमकाने को इन्होंने मना किया। इन्होंने कहा कि आप जो है एक प्योर नेचुरल एनवायरनमेंट दो जिसमें बच्चा खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन रहे। इसके अलावा इन्होंने टीचर्स और स्टूडेंट्स पे भी बताया था कि किस तरह के होने चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा। अदर एस्पेक्ट में गांधी जी ने और किन किन चीजों पर फोकस किया? मास एजुकेशन, जन शिक्षा पर फोकस। हर एक व्यक्ति को एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति को एजुकेशन का राइट है, तो हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचे, इस पर भी गांधी जी ने बताया। बाकी ये अलग से कुछ नहीं आएगा, ये तो गांधी जी के फिलोसफी में ही आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो आपकी इच्छा है, बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? मैम अगर ये क्वेश्चन आता है तो ओवरऑल जैसे पहले टॉपिक पे आया एजुकेशनल आइडियाज या फिलोसफी पे, तो हम अपने हिसाब से टॉपिक्स कम बढ़ती करके इसको 4 पेज के जितना एडजस्ट कर ले, राइट? ऐसा तो नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चीजें तो होनी ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक चीजें पूछी है तब तो होता है, बाकी ऐसा पूछा नहीं जाता है। मेनली क्वेश्चन यही आता है कि एजुकेशनल आइडियाज क्या हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। अब वो वहां पर आप हेडिंग्स आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका गांधी जी की नई तालीम। गांधी जी ने अपनी एजुकेशन के प्रति जो थॉट्स दिए थे कि हम मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, वही धीरे धीरे चलकर आगे नई तालीम के में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, पूरी बुक में आपको कंफ्यूजन होगी, वो कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। आपको कई नाम देखने को मिलेंगे, जैसे नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, आपका गांधी जी के थॉट्स। आपको ये लगेगा ये सारी चीजें अलग अलग है। सारी चीजें अलग अलग नहीं है, सारी चीजें सेम है। गांधी जी एक व्यक्ति थे, उन्होंने एजुकेशन को लेकर अपने थॉट्स दिए कि हाँ मेरे ये विचार है, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब पहले तो उनके पर्सनल इंडिविजुअल थॉट्स थे, कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं जानता उनके थॉट्स, उन्होंने एक छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर हो सकता है रख लिए हो। धीरे धीरे उन्होंने उन थॉट्स को आगे लेवल, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। ठीक है, उन्होंने दूसरे व्यक्ति के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर में एजुकेशन स्टार्ट कर दी, वर्क एजुकेशन या नई तालीम की जो बेसिक एजुकेशन थी वो स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे कुछ आश्रम खोले, उसमें वर्क एजुकेशन स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट फिर वो उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की, तो उसमें वहां पर जब एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर उन्होंने अपने थॉट्स रखे। तो धीरे धीरे वो नेक्स्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर ले गए अपने एजुकेशन थॉट को। तो जब वो उनका जो एजुकेशनल थॉट्स था वो बड़ा हो गया, नेशनल लेवल पर जब वो लेकर गए, तो वहां पर उनके एजुकेशनल थॉट्स को नई तालीम नाम दे दिया गया। तो वही गांधी जी के थॉट्स थी, उसी में थोड़ा बहुत चेंज कम ज्यादा हुआ है वही बेस, और उन्हीं को ही नया नाम दे दिया, नई तालीम। क्लियर है ये चीज सभी को? मैम गद्दा योजना भी यही है? जी, वृद्धा योजना करके है ना एक मैम, वो भी यही है? वो सेम है आपका, वृद्धा योजना, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, आपका सेम है। मैम एक बार प्लीज रिपीट कर दो कि इसको, क्या रिपीट करना है बताइए? ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया गांधी जी का, एक बार दोबारा Yes, से ma'am. बता दो Please, please। Gandhi ji's new training. Can you just repeat once more? हाँ, देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि न्यू ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ गांधी जी के अपने पर्सनल थॉट्स थे। उन्होंने वो धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। पहले उनके अपने पर्सनल इंडिविजुअल थॉट्स थे, धीरे धीरे उन्होंने दूसरों के सामने रखने शुरू करे। उन्होंने अब पार्टी के सामने रखे, अपने देश के सामने रखे, नेशनल लेवल पर रखे। जब उन्होंने अपने थॉट्स को नेशनल लेवल पर रखे कि मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, तब उनके इस थॉट्स को नई तालीम नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर यह कंफ्यूजन नहीं होना कि नई तालीम अलग है, गांधी जी के थॉट्स अलग है। दोनों चीजें सेम है, बस जब वो नेशनल लेवल पर गई तब उसको नाम दे दिया गया नई तालीम। ठीक है, इसमें भी सेम इन्होंने वही चीज कही जो उनके अपने एजुकेशनल थॉट्स थे कि एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि बच्चे को क्राफ्ट एजुकेशन दी जाए, हस्तकला जैसे हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन बच्चों को दी जाए, जिसमें आपका मिट्टी के बर्तन बनाना, कढ़ाई बुनाई करना और बेसिकली क्राफ्ट के जो भी जितने प्रोडक्ट हो गए वो बनाना सिखाना हो गया। क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन मैम था। इसमें इसके डिमेरिट्स भी पूछा है कि इसका डिमेरिट्स क्या था और लिमिटेशंस। हाँ बताइए, इसका लिमिटेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी जी की जो भी एजुकेशनल थॉट्स थे, सबसे पहले तो ये बात हो गई कि ये चीज जो है वो विलेजेस के लिए तो बहुत अच्छी थी कि हाँ बच्चे को कुछ प्रोडक्शन सिखा रहे हैं। अब हर एक बच्चे तो ऐसा नहीं है ना कि वही वाली चीज आ गई, हर एक बच्चा तो ऐसा नहीं है जो कढ़ाई बुनाई में या आपके इन चीजों में इंटरेस्ट लेता हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको जो ये चाहते हैं कि वो बड़े होकर डॉक्टर्स बने, जो इंजीनियर्स बने, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई। तो ये गांव के लिए तो ये यूजफुल थी, लेकिन शहरी जगह के लिए जहाँ पर बच्चे कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर बनना चाह रहे थे, तो वहां के लिए ये जो पॉलिसी थी वो यूजफुल नहीं थी। दूसरा इसका डिमेरिट्स क्या था कि यहाँ पर इन्होंने जो अपनी पॉलिसी बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक एजुकेशन बताई थी, यानी कि प्राइमरी लेवल तक बताई थी इन्होंने। हायर लेवल पर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उस पर इन्होंने कोई भी बात नहीं रखी थी। तीसरी चीज, जैसे इन्होंने कहा कि हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन दो बच्चों को, साथ में इन्होंने बीच में एक पॉइंट ये भी कहा कि जब इनसे ये पूछा गया कि अगर बच्चों को आप हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन दोगे, बच्चों को आप फ्री एजुकेशन दोगे, तो वो कैसे होगा, फाइनेंशियली कैसे पॉसिबल होगा। देश के पास इतना रुपया नहीं है कि वो सब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सके। तो उसके लिए गांधी जी ने ये कहा कि जो क्राफ्ट बच्चे बनाए, उन क्राफ्ट को मार्केट में बेचा जाए, उनसे जो अर्निंग हो
वो आपके स्कूल के खर्च में आपका ऐड कर लिया जाए। तो यहाँ पर हर एक स्कूल जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट रह जाएगा, तो अर्निंग की फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस स्थिति में क्या होता है, अब बच्चे जो है छोटे बच्चे हैं, उनको पहली बार अगर बर्तन बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बनाएंगे, बहुत बार कोशिश करेंगे, 10 बार 20 बार 30 बार कोशिश करेंगे, सारा मटेरियल वेस्ट करेंगे, उसके बाद जाकर उनसे कोई एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा जो कि मार्केट में बेचने लायक होगा। तो जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा वेस्टेज उसका होने लगा था, ये भी इसका एक डिमेरिट हम लिख सकते हैं। क्लियर है? था। हाँ, देखिए ये चीज अब यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो ये नई तालीम थी इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले अपने घर में जब गांधी जी के पर्सनल इंडिविजुअल थॉट्स थे, तो यहाँ पर पहले मैंने चार्ट में सारे शो किए हुए हैं, उसके बाद इनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले 1897 में गांधी जी ने अपने घर से ही अपने बच्चों को न्यू ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी थी, मतलब नई तालीम के अकॉर्डिंग। जैसे उन्होंने कहा था ना कि हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन बच्चों को दी जाए, तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी सबसे पहले अपने घर में। उसके बाद एक फोनिक्स आश्रम था 1904 में दक्षिण अफ्रीका में, इन्होंने गांधी जी के द्वारा एक फिनिक्स परिवार की शिक्षा के लिए एक आश्रम बनाया। ठीक है, एक फिनिक्स परिवार था, फैमिली थी, उसकी एजुकेशन के लिए गांधी ने एक आश्रम बनाया, आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया फिनिक्स आश्रम। अब उस आश्रम में भी गांधी जी ने यही हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन या न्यू तालीम जो थी इसकी एजुकेशन देनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर बच्चों को खेती, बागवानी, लकड़ी काटना, गड्ढा खोदना, भोजन बनाना, इस तरीके की एजुकेशन बच्चों को देनी शुरू कर दी। इसके बाद 1911 ईस्वी में 1911 में डरबन एक जगह का नाम है, वहां से 21 मील दूर एक स्थान जहां पर गांधी जी ने टोल्स्टॉय आश्रम बनाया। इस आश्रम में इन्होंने जितने भी सत्याग्रही थे, यानी कि आंदोलन के टाइम पर जितने भी क्रांतिकारी थे, सत्याग्रही थे, उनके लिए ये रहने का प्रबंध किया गया था इस आश्रम में। अब जब सत्याग्रह के रहने का प्रबंध उस आश्रम में था, तो उन सभी क्रांतिकारियों के बच्चे भी थे, तो उनकी बच्चों की एजुकेशन जो थी वहां पर फिर से इन्होंने गांधी जी ने क्या किया, अपनी नई तालीम या हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन देनी शुरू कर दी। उसके बाद 1914 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें इनवाइट किया अपने शांति निकेतन में, तो गांधी जी वहां गए, वहां पर भी इन्होंने बच्चों को हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन या नई किया। इसके बाद साबरमती आश्रम में इन्होंने किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर उन्होंने गुजरात विद्यापीठ में स्टार्टिंग की। अब आ जाता है वर्धा शिक्षा योजना। 22 और 23 अक्टूबर में 1937 के अंदर वर्धा में, वर्धा एक जगह का नाम है, वहां पर एक मारवाड़ी हाई स्कूल था, 10th क्लास का था, उसका रजत जयंती समारोह का फंक्शन था, एक सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, और उस सेलिब्रेशन के अंदर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का एक आयोजन किया गया। ठीक है, एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो महात्मा गांधी थे उनको सभापति बनाया गया, और वहां पर गांधी जी ने अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो उनके थॉट्स थे उनको, विचारों को रखा। अब यहीं से ही इनके जो थॉट्स थे, एजुकेशनल थॉट्स, उसको नया नाम दे दिया गया, नई तालीम या बेसिक शिक्षा योजना। यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, नया नाम नहीं दिया गया था, यहाँ से गांधी जी की नई तालीम की स्टार्टिंग हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? जाकिर हुसैन समिति क्या थी, जब गांधी जी का प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद सम्मेलन में गांधी जी की योजना को व्यवहारिक रूप देने के लिए, शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए और पाठ्यक्रम बनाने के लिए जामिया मिलिया दिल्ली में जाकिर हुसैन समिति के अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। मतलब इन शॉर्ट क्या कहें, ऊपर जब वर्धा शिक्षा योजना में जब गांधी जी ने अपने थॉट्स रखे, यहाँ पर इनका प्रस्ताव जो है पास कर लिया गया। अब उस जो भी उन्होंने अपने थॉट्स रखे थे, जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, उसको अप्लाई करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट देने के लिए एक नई स्कीम बनाई गई, सॉरी स्कीम नहीं, यहाँ पर नई कमेटी का निर्माण किया गया। वो कमेटी कहाँ थी? जामिया मिलिया के जो उस समय के प्रधानाचार्य जी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी अध्यक्षता में रखा था। अब क्योंकि कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इसीलिए इस समिति को नाम दे दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। इस समिति के बाकी के सदस्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इस समिति ने दिसंबर 1927 में और अप्रैल 1938 में, 37 और 38 में 2 रिपोर्ट अलग अलग प्रस्तुत की, अलग अलग 2 रिपोर्ट्स प्रेजेंट की, और इस योजना को नई तालीम या बुनियादी तालीम का नाम दे दिया गया। यहाँ पर आप मेन बात करिए, देखिए स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो गांधी जी ने पहले अपने घर में किया, अलग अलग आश्रम खोले छोटे छोटे लेवल पर, वहां पर वर्क एजुकेशन नहीं, नई तालीम देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब एक मौका उनको ऐसा मिला कि हाँ, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी पूरे देश के लिए,
वहां पर उन्होंने मौका मिलते ही अपने जो भी थॉट्स थे उनको रखा, वहां पर उनके थॉट्स जो है पास कर लिए गए और वहां से उनकी नई तालीम की स्टार्टिंग हो गई। एक तरीके से कह सकते हैं नींव डाल दी गई वहां से। उसके बाद जो उन्होंने थॉट्स रखे उसको अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकल फॉर्मेट में देने के लिए नई समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, क्योंकि इनके अध्यक्ष जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के प्रधानाचार्य जी थे। ठीक है, अब जो ये कमेटी थी इसने 2 रिपोर्ट अलग अलग प्रेजेंट की और अपनी रिपोर्ट में गांधी जी के इस थॉट को नई तालीम या बुनियादी तालीम का नाम दे दिया गया था। तो आप नई तालीम भी कह सकते हैं, बुनियादी तालीम कह सकते हैं, बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं, वर्धा शिक्षा योजना कह सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की या डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा समिति भी कह सकते हैं। कोई भी नाम हो मतलब एक ही है इनका, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद नेक्स्ट फिर से जो आपका जो भी निर्णय लिए गए उनको फिर से प्रैक्टिकल फॉर्म देने के लिए फिर से नई कमेटी बनाई गई, उसमें कुछ निर्णय लिए गए। फिर हिंदुस्तानी तालीम संघ आया, इसमें कुछ निर्णय लिए गए। इन शॉर्ट ये धीरे धीरे करके आगे चलती गई। नेक्स्ट लेवल फिर नई कमेटी, फिर नई कमेटी में कुछ रिपोर्ट प्रेजेंट हुए, नई कमेटी में फिर कुछ रिकमेंडेशन आई। तो ये एक बार इनको शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, इनसे अलग से क्वेश्चन आने मुश्किल है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। यहाँ पर फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। आपसे डायरेक्ट नई तालीम के बारे में पूछा जा सकता है कि नई तालीम के बारे में आप क्या जानते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तब आप पहले नई तालीम को एक्सप्लेन करेंगे, नई तालीम क्या होता है, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नई तालीम डालकर आप इन सभी पॉइंट्स को अगर पॉसिबल हो तो चार्ट में मेंशन कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब उसके बाद इनमें से 2, 3, 4, 5 जितने आपको याद रहे, जितने आपको समझ आए, उतने आप 1 बाय 1 हेडिंग डालकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि नई तालीम का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ समझाइए। उसमें भी आप सेम चीज करेंगे, 5-6 लाइन में नई तालीम क्या है वो बताएंगे और उसके बाद डेवलपमेंट की हेडिंग डालकर सारे नाम मेंशन कर देंगे चार्ट में, और 1 बाय 1 जितने आप एक्सप्लेन कर सके आप एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सारे ही फॉर्मेट, ये जो सारी कमेटीज हैं अलग अलग एक्सप्लेन करनी होगी। अब अगर बात करें कि अलग से कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, चांसेस बहुत कम है। अगर 1% आते भी हैं शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में, तब आपके एक तो वर्धा शिक्षा योजना आप इसको कर लीजिएगा, एक आपका जाकिर हुसैन समिति हो गई। ठीक है, तो यही आपके इनमें से ही पूछा जा सकता है। एक आप शांति निकेतन को करेंगे और बाकी करने की आपको जरूरत नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव जन्य अधिगम। नाम से पता चल रहा है अनुभव के द्वारा जनित अधिगम, ऐसे लर्निंग, ऐसा अधिगम जिसमें जो कि हमें अनुभव के द्वारा मिल रहा हो। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम से हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, हमें कुछ अनुभव होता है और उस अनुभव से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम डेली लाइफ में भी हम कहते हैं ना कि जीवन जो है अनुभव, हमारा जो जीवन होता है यही हमारे सबसे बड़ा शिक्षक होता है। क्योंकि जीवन में हमें नए नए मोड़ पर कुछ ना कुछ अनुभव होते रहते हैं अलग अलग, और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, और कई बार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सीखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अनुभव जन्य अधिगम का क्या मतलब है कि हमें कोई एक्टिविटी कराई जाए, उनसे हमें एक्सपीरियंस मिले और एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम सीखेंगे वो सीखना या वो लर्निंग हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाती है, अनुभव जन्य अधिगम कहलाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या हुई, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार इसका। Experiential learning is a process through which student develop knowledge, skills and values। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी मेंबर का माइक ऑन है। Experiential learning is a process through which student develops knowledge, skills and values from direct experience। सीधा सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके बच्चा जो है कुछ ना कुछ नॉलेज को सीखता है, या कोई स्किल ग्रहण करता है, या कोई वैल्यूज को सीखता है आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग। इसका मतलब यह है कि जो आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है ना, जिसमें लेक्चर मेथड चलाए जाते हैं, उनसे बाहर निकलकर बच्चे को कुछ एक्टिविटी दी जाती है, बच्चा रियल लाइफ एक्टिविटी करता है और उससे एक्सपीरियंस के थ्रू जो है बच्चा सीखता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपके क्या क्या शामिल होते हैं, वही सब चीज जो आपके वर्क एजुकेशन में शामिल होते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं डीप थिंकिंग। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस, सिंथेसिस, यहाँ पर बच्चों को मौका मिलता है कि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, बच्चों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि हाँ अगर कुछ गलत हुआ है काम में तो उसकी जवाबदेही बच्चे की होगी। ठीक है,
अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज, यहाँ पर बच्चे को मौका मिलता है कि वो एंगेज हो सकते हैं काम में, वो क्रिएटिवली काम कर सकते हैं, अपना इंटेलेक्चुअली कर सकते हैं, इमोशनली भी एंगेज होते हैं। अगर कोई बच्चा है, उसको ग्रुप बनाकर प्रोजेक्ट दिया गया है, तो बच्चे आपस में सोशलाइज भी होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच भी होंगे, इमोशनली अटैच भी होंगे, ठीक है। और फिजिकली लेबर तो आपका सारा इसमें शामिल होता ही है। A designed learning experience that includes the possibility to learn from consequence, mistake and successes. ये एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे अपने मिस्टेक्स के थ्रू सीखते हैं। धीरे धीरे आप गलती करेंगे, फिर उस गलती को इम्प्रूव करेंगे, और फिर एक टाइम पर सक्सेस जरूर होंगे। जैसे अगर पोट्री बच्चे को सिखा रहे हैं, कुछ मिट्टी का बर्तन बनाना सिखा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा एकदम से परफेक्ट नहीं बनाएगा, धीरे धीरे वो गलती भी करेगा, मिस्टेक्स करेगा, उनको सुधारेगा, इम्प्रूव करेगा, और एंड टाइम में वो परफेक्ट बर्तन जरूर बना लेगा। क्लियर है? मैम इसमें रिफ्लेक्शन और सिंथेसिस को कैसे लिंक करेंगे? रिफ्लेक्शन तो हो गया आपका डीप थिंकिंग, कि आपका एक गहन चिंतन, जब आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव इसमें सोचना होगा, तब आप एक डीप थिंकिंग जरूर करेंगे उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स पर, कि आप कैसे इस काम को कर सकते हैं। या आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई, उसके सॉल्यूशन को करने के लिए आप डीप थिंक करेंगे। पर वो तो क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग में भी आ जाएगा अलग से। इसमें देखिए, इनमें क्या होता है, चीजें थोड़ी थोड़ी सेम होती है, बस अलग अलग वर्ड्स से इनको रिप्रेजेंट कर देती हैं। रिफ्लेक्शन में तो क्या आ जाएगा, आपका एक तरीके से थिंकिंग हो गई, प्रतिबिंब। इसमें हम इस तरीके से समझेंगे कि आपने कोई एक एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, आपने हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखा, या कोई वीडियो देखी जिसमें एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, आपने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले लिया कि किसी दूसरे व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देख लिया। अब आपके माइंड में वो पिक्चर या वो इमेज जो है आपके माइंड में छप गई, वो प्रतिबिंब आपके माइंड में आ गया। अब आप उसके बारे में डीप स्टडी करेंगे, या कहें तो बहुत ज्यादा गहन चिंतन करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में कि हाँ आप भी करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। उसके बाद आप उसकी सारी एनालिसिस करेंगे कि साइकिल कैसे चला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या नहीं होती, और क्या करेंगे। इस तरीके से करके आप जो है धीरे धीरे उस चीज को रियली में अप्लाई करेंगे, रियली में साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके, मैम ये कार्य सिंथेसिस अनुभव और ये दोनों एक ही है क्या? कौन सा आपका, दोबारा बताइए एक बार। कार्य अनुभव और अनुभवजन्य अधिगम दोनों एक ही है क्या? हाँ, दोनों डेफिनेशन सेम ही आ जाएंगी आपकी। सिंथेसिस आपका ये होता है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है जो छोटे छोटे टुकड़ों में है, आपने कहीं से कुछ पढ़ा, थोड़ा सा कुछ पता चला, कहीं दूसरी जगह गए, वहां पर कुछ और नया पता चल गया, तीसरी जगह गए, वहां से कुछ और नया पता चल गया। मतलब जब आपके पास कोई नॉलेज छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, पार्ट्स में होती है, और उन सारे पार्ट्स की नॉलेज को आप इकट्ठा करके एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे आज आपको कोई एक टॉपिक दिया जाए प्रोजेक्ट के लिए, कि इस टॉपिक पर आपको असाइनमेंट बनाना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बुक से मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है मेरे नोट्स से मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन आप कहीं और से ले आए, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से स्टडी करके उसका एक साथ एक कंक्लूजन की फॉर्मेट में लिखकर अपना असाइनमेंट जो है रेडी कर लेंगे। ये आपका सिंथेसिस मेथड कहलाता है। हिंदी में हम इसको कहते हैं संश्लेषण विधि। क्लियर है? मैम एक बात पूछनी थी मुझे आपसे, ये आप जो करा रहे हैं टॉपिक, ये मेरे मॉडल पेपर में है ही नहीं, और मेरे पास मॉडल पेपर के अलावा कुछ नहीं है रीडिंग मटेरियल, तो जो भी कुछ आएगा जो आपके नोट्स में है, ये सफिशिएंट है लिखने के लिए? बिल्कुल। ओके। बस इसको आप समझ लीजिए क्या है, और आपके माइंड में ये होना चाहिए क्लियर कि हाँ आप इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बनाकर भी लिख सकते हैं। मैम जैसे हम भी विद्या क्वेश्चन लिए हैं, बैंक लिए हैं, इसमें आप जो बता रही हैं उससे नहीं मिला, लेकिन जैसे वर्धा शिक्षा योजना दिया था उसमें नहीं लिखा है गांधी जी का नई तालीम यही है, लेकिन आपने बताया तो क्लियर हुआ। अभी कार्य अनुभव इसमें दिया हुआ है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आप बता रहे थे इस पे अनुभवजन्य अधिगम, तो इसीलिए मैंने पूछा कि मैम क्या दोनों एक ही है? ऐसे करके दिया है टॉपिक, जो आप बता रही हो उससे थोड़ा अलग लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए देखिए, रुकिए, यहाँ पर ऐसा अलग नहीं है। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका यहाँ पर टॉपिक नहीं आएगा तब आपको आगे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ शॉर्ट टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने लास्ट में ऐड किए हुए नोट्स में अपने। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, वही वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस क्या हुआ कि आपने कोई काम किया और उससे आपको अनुभव मिला। ठीक है, एक्सपीरियंस लर्निंग क्या हुआ, उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, कि आपको जो अनुभव मिला उससे आपने कुछ सीखा।
वर्क एक्सपीरियंस आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में बहुत ही एक ब्रीफ में डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग ओके आपका मैम। अभी आगे पूरा टॉपिक आएगा। ओके मैम। हाँ ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल। अब ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमने कंसेप्ट की बात की, इसी के ऊपर एक कोल्ब थे जिन्होंने अपना एक मॉडल रेडी किया और वो मॉडल दिया। उनका मॉडल क्या था, ये रहा आपके सामने। इन्होंने अपना एक लर्निंग साइकिल दिया कि कैसे बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सकता है। अगर आप एक अनुभव के द्वारा कुछ सीखना चाह रहे हैं, अनुभव जन्य अधिगम जो होता है, उसके साइकिल में आपके 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कौन से? सबसे पहला होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, हिंदी में हम इसको कहें तो मूर्त अनुभव। ठीक है, इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, प्रतिबिंब। ऑब्जर्वेशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, कोई मेंबर बताइए? अवलोकन, प्रतिबिंब अवलोकन। नेक्स्ट थर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, अमूर्त प्रतिक्रिया जब आप करते हैं या अमूर्त संप्रत्यय जब आप सोचते हैं। और फोर्थ आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब जब आप सक्रिय होकर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या जब सक्रिय होकर कोई एक्टिविटी करते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कोल्ब ने ये बताया कि जब आप कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से लॉन्ग में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इन्होंने 4 स्टेप्स बताए अपने कि कोई भी बच्चा सबसे पहले क्या करता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेता है, यानी कि उस काम को होते हुए देखता है। हो सकता है वो किसी को विजुअली देख रहा हो, ठीक है, कोई वीडियो देख रहा हो, डायरेक्टली सामने देख रहा हो। जैसे इसका हम एग्जांपल लेकर चलेंगे कि आपको साइकिल चलानी सीखनी है, तो सबसे पहले आप किसी व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखेंगे। ठीक है, साइकिल चलाते हुए देखेंगे, आपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले लिया, मूर्त अनुभव ले लिया कि हाँ साइकिल किस तरीके से चलाई जाती है। अब उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब अब आप बैठकर देखेंगे सामने वाले व्यक्ति ने किस तरीके से साइकिल चलाई, किस तरीके से पैडल पर पैर रखा, कब ब्रेक मारा, कब उसका क्या रिएक्शन था, क्या एक्टिविटीज थी, वो सारी चीजें आप माइंड में सोच रहे हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आपके माइंड में जो एक इमेज बन गई है सामने वाले की साइकिल चलाते हुए, उसको सोचते हुए आप डीप में सोच रहे हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब अब आप हाइपोथेसिस करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, अमूर्त रूप से प्लानिंग करेंगे कि अब आप कैसे करेंगे। अभी तक आप सोच रहे थे कि सामने वाला व्यक्ति कैसे कर रहा था, अब आप सोचेंगे कि आप कैसे करेंगे, कि आप अपने आप को वहां पर उसके जगह रखकर इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं इस तरीके से रखूंगा, कल मैं यहाँ जाऊंगा या वहां पर साइकिल चलाना सीखूंगा, इस तरीके से साइकिल चलाऊंगा। वो सारी चीजें आप जो है मन में इमेजिन करते रहते हैं, और एंड में आपने जो कुछ इमेजिन किया था उस सभी चीजों को एक्टिवली होकर पार्टिसिपेट करके उस चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि रियल लाइफ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है और आप कोई भी चीज को सीखते रहते हो। ये अभी 4 स्टेप्स क्लियर हुए यहाँ तक या नहीं? मैम ये बीच के 2 स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि दोनों सेम सेम से ही लग रहे हैं। यस मैम। तो भी दोबारा बता दीजिए। हाँ, इसको ना दूसरे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए मान लीजिए आपका क्लास में आपका एक दोस्त है जो हमेशा फर्स्ट पर आता है, टॉप करता है हमेशा अपनी क्लास में, तो आप कहीं ना कहीं आप उसको देखकर सोचेंगे, आपके माइंड में आएंगे कि आप भी टॉप करना चाहते हैं। तब सबसे पहले आपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया कि टॉप करना क्या होता है, कि कैसे बच्चे टॉप करते हैं। आपने सामने अपने दोस्त को टॉप करते हुए देखा है, क्लास में फर्स्ट आते हुए देखा है, ये तो हो गया कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अब आप उससे कहेंगे कि आपने उससे कहा कि भाई मैं भी टॉप करना चाहता हूँ, तो क्या करता है ऐसा जो हमेशा फर्स्ट आता है, तो किस तरीके से स्टडी करता है, क्योंकि अगर मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। आपने उससे अपनी बात शेयर की, आप उसके घर पर गए और एक दिन पूरा दिन उसके साथ बिताया, आपने उसका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया कि कब वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, कितना टाइम वो स्टडी को दे रहा है, कितना टाइम वो प्लेइंग को दे रहा है, स्टडी में वो किस तरीके से कर रहा है, किन चीजों को फोकस कर रहा है, वो घूमकर स्टडी कर रहा है या बैठकर एक्टिवली स्टडी कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। आपने सारा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। अब वो जो एक्सपीरियंस वहां पर आपने देखा, अब आप घर पर आ गए, अब उस सारी बातों के बारे में अब आप सोचेंगे कि हाँ उसने इस टाइम पर ये किया था, उसने पढ़ते हुए जो है वो साथ में नोट भी कर रहा था। मैं ये गलती करता हूँ कि मैं नोट नहीं करता, मैं लेट कर पढ़ता हूँ, ठीक है। वो साथ में पढ़ते हुए नोट भी कर रहा था, जिसकी वजह से वो बोर नहीं हो रहा था। आप इन सभी चीजों को सोच रहे हैं। अब आपने सारी चीजें सोचनी बंद करी, अब आप अपनी इमेजिनेशन करनी शुरू कर देते हैं, अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं कि हाँ कल से मैं भी इसी तरीके से टाइम शेड्यूल बनाऊंगा, कल से मेरा ये टाइम शेड्यूल रहेगा, मैं इस टाइम उठूंगा, इस टाइम पे मैं अपना जो है बाकी एक्टिविटीज करूंगा, इस टाइम पर स्टडी के लिए बैठ जाऊंगा, इस टाइम पर ये काम करूंगा। आपने सारी माइंड में प्लानिंग कर ली,
कि कल मैं ये टॉपिक प्रिपेयर करूंगा, इतना टाइम लूंगा, इतना नहीं लूंगा। ठीक है, सारी आपका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया, आपकी इमेजिनेशन हो गई है, आपने सोच लिया, सिर्फ ख्याली पुलाव बना लिए। अब उसके बाद जैसे जैसे आपने इमेजिनेशन की, प्लानिंग की, उन सभी चीजों को नेक्स्ट डे आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Perfect. Perfect. चलिए, तो यहाँ पर ये 4 साइकिल्स आपके बताए थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती क्या है उसको 5 से 10 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल हेडिंग डालकर इसके साइकिल के 4 स्टेप्स को एक चार्ट के थ्रू शो कर देंगे। अब 1 बाय 1 इन सभी स्टेप्स को आप जो है हेडिंग वाइज इनको एग्जाम्पल लेकर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहे आप राइड बाइसिकल का राइडिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और चाहे कोई भी अपना नया भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है आंसर को एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज आती है कोल्ब की लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियां। इन्होंने यहाँ पर 4 स्टाइल्स बताई है, वैसे तो अलग से पूछी नहीं जाती, एक ब्रीफ में मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने बताया डाइवर्जिंग की, जिसमें आता है आपका फीलिंग या वॉचिंग, महसूस करना और देखना। कि अधिगम करने के इन्होंने 4 तरीके बताए कि आप किसी को देखकर और फील करके भी सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेट करना मतलब जैसे कि अभी यही सेम चीज ले लेते हैं, बाइक राइडिंग का ले लेते हैं कि आपने पहले सामने वाले को देखा, फील किया, ये तो हो गया डाइवर्जिंग। उसके बाद आपने उसको देख रहे हैं, साथ साथ आप थिंक भी कर रहे हैं, यानी कि आप उसको जैसे जैसे देख रहे हैं अपने माइंड में सेम चीज टू सेम चीजें एसिमिलेट कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। अब जो जो चीजें आपने देखी, आपने अपने माइंड में उतारी, उस काम को करना शुरू कर देते हैं, और करते करते बीच में सोचते भी रहते हैं कि अब नेक्स्ट आगे क्या करूं, नेक्स्ट आगे क्या करूं। ठीक है, तो साथ में करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और महसूस करते रहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस बताई थी आपकी, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अलग से पूछे जाने के चांसेस नहीं है इनके। इसके बाद स्ट्रेटेजीज की बात करें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो वही सारे मेथड्स आ जाएंगे जिसमें बच्चा जो है पूरी तरीके से एक्टिव रहे। जैसे आपका रोल प्ले मेथड आ गया। ठीक है, बच्चे को अलग अलग रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि हाँ तुम टीचिंग, जैसे आपका ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, आपके टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या होता है, आपका एक स्टिमुलेशन भी होता है। आपके क्लास में ही आपके क्लासमेट्स के साथ ही आपकी ट्रेनिंग चलती है, माइक्रो टीचिंग जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सबको रोल प्ले करने के लिए दे दिया कि हाँ तुम्हें टीचर बनना है, बाकी स्टूडेंट्स में से उनको रोल दे देते थे कि तुम्हें स्टूडेंट बनना है, तुम्हें ऑब्जर्वर बनना है, तुम्हें फीडबैक देना है। सबको अपना अपना रोल प्ले करने के लिए दे दिया, वो रोल प्ले करते रहते हैं, खेल खेल में वो उन चीजों को सीखते रहते हैं। या इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि अगर हमें बच्चों को सदन के बारे में, संसद के बारे में बताना है कि ये संसद होती क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती है, तो बच्चों को क्या करें, अलग अलग रोल दे दें। हाँ तुम एमएलए का रोल करोगे, तुम एमपी का रोल करोगे, वो पूरा रोल अलग अलग डिवाइड कर दिया, और वहां का एनवायरनमेंट पूरा एक संसद की तरह क्रिएट कर दिया, और बच्चे उसमें रोल प्ले करते रहे और सीखते रहे कि हाँ ये वाकई में ये संसद जो है किस तरीके से वर्क करती है। कोई भी अगर लॉ आना हो तो वो किस तरीके से पास होता है, कितनी टाइमिंग लगती है, कितनी टाइमिंग नहीं लगती। तो बच्चे खेल खेल में इन चीजों को सीख जाएंगे। उसके अलावा फील्ड ट्रिप हो गया, क्षेत्र भ्रमण, कि बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाया जाए। फिल्म्स हो गई, डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखा दी, फिल्म दिखा दी, वीडियो प्रोजेक्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। गेस्ट स्पीकर्स आते हैं कई बार, जिसमें बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेते हैं। पोर्टफोलियो हो गई, आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज हो गई, ग्रुप लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, पीर ट्यूटोरिंग, गेम्स एंड पजल्स। इन शॉर्ट हर एक वो एक्टिविटीज जिसमें बच्चे एक्टिव हों, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, वो सारी एक्टिविटीज आपकी इसमें आ सकती है। वही जो वर्क एजुकेशन में लिखी थी सेम भी आप इसमें लिख सकते हैं, अलग से नहीं पूछी जाएगी। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, उसी में ही आप चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैम पोर्टफोलियोज क्या होता है? पोर्टफोलियो जैसे आपने अभी सेकंड ईयर में भी बनाया होगा पोर्टफोलियो, उसमें क्या करते थे आप, अपनी स्कूल का पोर्टफोलियो बनाते थे जिस स्कूल में आपको ट्रेनिंग करनी थी, उस स्कूल की सारी जानकारी उसमें लिखते थे कि स्कूल कब बनाया गया, इसमें कितने सदस्य हैं, स्टाफ मेंबर्स कितने हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने टीचिंग स्टाफ है, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्कूल की बिल्डिंग कितनी है, उसमें रूम्स कितने हैं, और उसमें लैब है नहीं है, वो सारी जानकारी आप उसके अंदर लिखा करते थे। तो ऐसे ही आप बच्चे को भी किसी भी प्रोजेक्ट पर, किसी भी काम पर पोर्टफोलियो बनाने के लिए दे सकते हैं। ओके।
इसके बाद आपका आ जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की नई तालीम से रिलेटेड हम सारे एजुकेशनल थॉट्स लिखेंगे। तो सेम वही है जो आपने फर्स्ट ईयर में फिलोसफी में देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के एजुकेशनल थॉट्स क्या थे। ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो इनके एजुकेशनल थॉट्स क्या थे। इनका मानना यह था कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है, या वस्तु की वास्तविक प्रकृति को जानना ही वास्तविक शिक्षा है। मतलब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये कहते थे कि हमारी लाइफ के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम अपनी लाइफ के हर स्टेज पर, हर लेवल पर, हर एक एस्पेक्ट्स पर हम एडजस्ट कर पा रहे हैं खुद को, तो हम कहेंगे कि हाँ हम एजुकेटेड हैं। हम कहीं बड़े व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाए, हम खुद को अगर एडजस्ट कर पा रहे हैं, हम एजुकेटेड हैं। अगर हम कहीं छोटे जगह पर बैठे हो तो वहां पर हम खुद को छोटा फील ना करें और खुद को एडजस्ट कर सके उस एनवायरनमेंट में, तब हम एजुकेटेड है। मतलब एनवायरनमेंट जिस भी तरीके का हमें मिले, उस एनवायरनमेंट में अगर हम खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम एजुकेटेड हैं। हमें पता है कि कब कहाँ किस तरीके से बिहेव करना है और किस तरीके से अपना जो है पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। या दूसरा इन्होंने कहा कि वस्तु की किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी रियल नेचर क्या है, इसको जानना हमारा वास्तविक रियल आपकी एजुकेशन होती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी रियल नेचर क्या है, खासियत क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसा नहीं कि बुकिश नॉलेज हमें मिली, सिर्फ कुछ टॉपिक्स उसमें भर दिए गए और वही किताबी ज्ञान हमें मिल गया, हमने रट लिया चीजों को, काम खत्म। नहीं, रियल नेचर क्या है उस टॉपिक को सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसको समझना, उसका पूरा ज्ञान लेना ही हमारी एजुकेशन कहलाती है। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स बताए जो कि सेम एज थे जो गांधी जी ने बताए थे। एक दो चीजों का शायद डिफरेंट इसमें हो सकता है, बाकी चीजें सारी सेम थी। ठीक है, इनको देख लीजिएगा, बाकी आगे का सेम है, बिल्कुल वही चीज है कि टीचिंग मेथड्स बताए, डिसिप्लिन इन्होंने बताया, अदर एस्पेक्ट्स फर्स्ट ईयर वाला ही है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और गांधी जी का जो भी थॉट थी, फिलॉसफी थी, उनमें बस एक ही चीज तो दोनों में डिफर करती थी कि वो जो रविंद्रनाथ जी हैं वो विदेशी चीजों को या विदेशी थॉट को भी जैसे पैंट शर्ट पहनना हो गया, उसको वो गलत नहीं मानते थे, बट गांधी जी उसको गलत मानते थे। मतलब चीजों को एजुकेशन में भी उनकी इम्प्लाई नहीं करना, मतलब पसंद करते थे। यही मेन डिफरेंस है ना मैम दोनों में? हाँ, देखिए इस तरीके का ये डिफरेंस आ जाता है, इसी तरीके का डिफरेंस होगा, बाकी और कोई ज्यादा खास इनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी थे आपके प्रेगमेटिस्ट थिंकर। प्रेगमेटिस्ट थिंकर यानी कि व्यवहारवादी विचारक। आपने व्यवहारवाद पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में फिलोसफी में। कोई मेंबर है जो बता सकता है कि प्रेगमेटिज्म था क्या? मैम जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज को सीखते हैं, इसमें सारे प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है इसमें प्रैग्मेटिज्म में। हाँ बिल्कुल, इसे प्रयोगवादी कहते हैं ना मैम, प्रयोगवादी। हाँ वो भी कह सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पे जोर देते थे कि जो डेली वर्क के साथ आप जो एजुकेशन लेते हैं उसको काम के साथ कम्युनिकेट करके जो एजुकेशन लेते हैं उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस रखते थे। तो देखिए यहाँ पर व्यवहारवाद क्या होता है, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा फोकस करते हो, रियल लाइफ से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को दो। आप इमेजिनरी नॉलेज दिए जा रहे हैं जो बच्चे के काम नहीं आएगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसी नॉलेज जो दो जो बच्चे के आगे चलकर उसकी लाइफ में उसको यूजफुल हो सके, उसके काम आ सके। तो जो जॉन डीवी थे वो प्रेगमेटिस्ट थिंकर थे, प्रेगमेटिज्म को ही सपोर्ट करते थे, उन्हीं को ही फॉलो करते थे। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये मानते थे कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति के उन सभी क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपने व्यवसाय को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके, कि हाँ जब उसको जो चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग खुद को कंट्रोल कर सके या एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके, और अपने खुद की पॉसिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, खुद की लाइफ को फुलफिल करने के लिए हर एक काम को वो कर सके, इतना कैपेबल वो बन जाए। इसके बाद इन्होंने कुछ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बताए, करिकुलम बताए। इनको आप एक बार देख लीजिएगा, इनमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, वही सेम चीज है। इसको भी आपने फर्स्ट ईयर में फिलोसफी में पढ़ा होगा, अलग नहीं है कुछ भी, वही सेम चीज है। ये चीज यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। हाँ हाँ जी बताइए। जॉन डीवी और रविन्द्रनाथ टैगोर का क्वेश्चन आता है? हाँ अलग
अलग से आपका ये पूरा टॉपिक है, अलग से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन डेवी के थॉट्स को एक्सप्लेन कीजिए। मैम इसका क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा? लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। चलिए, इसका ये चीज इंपॉर्टेंट है जो देखने की है नई तालीम के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि जॉन डेवी कौन थे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज को फोकस्ड करते थे, जो ये कहते थे रियल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। और अगर हम नई तालीम की बात करें, वर्क एजुकेशन की बात करें, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दो, ताकि ऐसी नॉलेज दो जो बच्चे के जीवन में यूजफुल हो सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों के प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में सहायक, जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है जो हमारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, वो बच्चों में हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। बच्चे आपस में कलेक्टिव वर्क करेंगे, यानी कि टीम वर्क करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों में। बच्चों के लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा एक्टिविटी स्कूल एंड नई तालीम का एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेम ही सिद्धांतों पर है। डीवी ने अपना एक एक्टिविटी स्कूल का निर्माण किया था, जिसमें सारा जो भी स्टडी होती थी वो एक्टिविटी पर बेस्ड होती थी। और नई तालीम ने क्या कंसेप्ट दिया था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंसेप्ट दिया था। तो दोनों के ही जो प्रिंसिपल्स है सेम थे कि बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाओ, लर्निंग बाय डूइंग पढ़ाओ, लर्निंग बाय एक्टिविटी पढ़ाओ, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस पढ़ाओ। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिनसे हम ये बता सकते हैं कि हाँ, जॉन डीवी भी नई तालीम से ही रिलेट करते हैं। क्लियर है? यस मैम। चलिए, कंस्ट्रक्टिविज्म का जो टॉपिक है वो आपका कल में कराया जाएगा। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है। देखिए, यहाँ पर कुछ शॉर्ट टॉपिक्स है जो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कार्य प्रशंसा एवं संतुष्टि। फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है ये टॉपिक्स, आपके शॉर्ट में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर आप जो काम कर रहे हो वो अपने मन से कर रहे हो, अपनी खुशी से कर रहे हो, तब उस काम को करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतोष मिलेगा। वो काम आप बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे और उस काम को करने में आपको कभी भी बोर फील नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क एजुकेशन के अंदर एक कंसेप्ट दिया था, वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये था इनका कहना कि आप बच्चे को जो काम करा रहे हैं वर्क एजुकेशन के अंदर, आप बच्चे को कोई भी एक्टिविटी जो करा रहे हैं वो उसके इंटरेस्ट के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके अपने अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाएंगे। अगर बच्चा मिट्टी का बर्तन बनाने में इंटरेस्टेड है तो उसको वो सिखाया जाए, बच्चा अगर अकाउंट्स टैली में इंटरेस्टेड है तो उसको वो सिखाया जाए। तो मतलब बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो काम को करने में बच्चे का मन लगता है, वो काम बच्चे को कराओ। जबरदस्ती किसी काम को बच्चे को नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फोर्सफुली किसी काम को, किसी वर्क को बच्चे को दोगे, वो एक दिन 2 दिन करेगा। पहली बात तो वो अच्छी तरीके से नहीं करेगा, परफेक्ट वे में नहीं करेगा, वो सिर्फ काम को फॉर्मेलिटी के लिए करेगा। ठीक है, उसके बाद 2 दिन में, 3 दिन में वो बोर हो जाएगा और उसके काम की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी। वहीं पर ही अगर आप उसको उसकी पसंद का काम दे देते हैं, तब वो क्या होगा, बच्चा पूरा मन लगाकर काम करेगा, अपना 100% देगा, और उस काम को करने के बाद बच्चा कभी भी बोर फील नहीं होगा। बच्चे को खुद को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, या हाँ, मैं खुश हूं अपने काम से। वो कभी भी बोर नहीं होगा। तो इसमें यही पूछा गया कि वर्क विद हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन क्या होता है। डायरेक्ट शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्य प्रशंसा एवं संतुष्टि क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्य क्या होता है वो बता देंगे, कि वर्क क्या होता है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आप 1 पेज में लगभग। अब उसके बाद वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन क्या होता है ये एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके बाद आप चाहे तो नेक्स्ट हेडिंग्स बना सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर काम हो जाएगा। चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है, वर्क विद हैप्पीनेस की नीड्स क्या है, जरूरत क्या है, आप लिख सकते हैं, ताकि बच्चा अपने काम को 100% दे सके, बच्चा कभी बोर फील ना करे, बच्चा का जो काम की क्वालिटी है वो हमेशा इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज हो। इस तरीके के पॉइंट्स बनाकर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
क्लियर है इसके डिमेरिट्स भी लिख सकते हैं मैम, जी? इसके डिमेरिट्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक दो बताइए। जी मैम, अगर बच्चा केवल काम करने में ही बिजी रहे, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, उसको आगे के एजुकेशन के लिए शिक्षा नहीं दी जा पाएगी उसको, ताकि अच्छा आगे जाके अच्छा स्कूल में पढ़ सके, चाहे अच्छी नॉलेज रख सके वो। इसको बोलना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ प्राथमिक एजुकेशन तक ही सीमित है, ये आगे जाता ही नहीं है, तो ये डीमेरिट में है और नहीं, ये मैं स्कूल यही कह शहर के बच्चों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। ये एक गरीब परिवारों से रिलेटेड है, खाली गांव तक सीमित रहता है। देखिए यहाँ ये जो डिमेरिट आपने बताई है, 1 मिनट रुकिएगा, जो चमन जी आपने जो डिमेरिट आपने बताई है ये सही है, लेकिन ये वर्क एजुकेशन की डिमेरिट है। यहाँ पर सिर्फ बात वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन की हो रही है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसे हमें संतुष्टि, अपने मन पसंद काम करना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए, ताकि उस काम को करने से हमें संतोष मिल सके। तो ये डिमेरिट इसके अंदर नहीं आएगी। वर्क एजुकेशन के अंदर आप डिमेरिट लिख सकते हैं इस चीज को। ओके ओके मैम। हाँ, इसके बाद आ जाता है वर्क एंड लिवलीहुड, कार्य एंड जीविका। तो देखिए सबसे पहले आप कार्य को एक्सप्लेन कर देंगे सेम कि कार्य होता क्या है, उसके बाद आप जीविका को थोड़ा सा 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे जीविका क्या होती है। तो देखिए अगर हमें अपने जीवन में अपनी मन मर्जी का जीवन जीना है, अपनी लाइफ को जीना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ेगा। अपनी आजीविका चलाने के लिए हमें रुपए कमाने पड़ेंगे, और रुपए कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। कोई भी हमें खाली बैठे तो पैसे नहीं देगा आकर कि हाँ तुम पैसे लो और अपना ऐश करो, नहीं। हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने के लिए हमें कुछ अर्न करना होगा, हमें अपनी आजीविका चलानी होगी। उसके लिए हमें कोई ना कोई काम करना होगा। बिना काम करे हम अपना जीवन खुशी पूर्वक सुख पूर्वक नहीं बिता सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक मेन फैक्ट होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि जो काम होता है, जो कार्य होता है, वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है। इसीलिए जो कार्य होता है उसको हम शिक्षा से जोड़ देना चाहिए। अगर हम वर्क को एजुकेशन से जोड़ दें तो एक तो बच्चे को शुरू से ही, बचपन से ही काम करने की हैबिट पड़ जाएगी। उसका जो शरीर है फिजिकली, वो उसी के अकॉर्डिंग हैबिट उसको पड़ जाएगी, उसको आदत हो जाएगी काम करने की। काम के प्रति, वर्क के प्रति वो रेस्पेक्टफुली रहेगा, उसको कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं लगेगा। हर एक काम को वो अपनी पसंद से, जो उसका पसंद का काम है, उसको वो पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ करेगा। अब अगर हम एजुकेशन के अंदर बच्चे को कुछ भी एक स्किल दे रहे हैं, तो आगे चलकर इन फ्यूचर अगर उसके कहीं कोई जॉब नहीं लगती, तो वो अपना उस स्किल के थ्रू अपना काम कर सकता है, अपनी अर्निंग कर सकता है और अपनी आजीविका चला सकता है। क्लियर है? यही चीज आपको इसमें लिखना है सेम। अगर बच्चे मैम हाँ, जो इसका पहले वाला था प्रशंसा वाला, तो उसमें ये कर सकते हैं कि बच्चों को ये लगता है कि वो सक्षम हो गए हैं, आजीविका कमाने लगे हैं, उनके परिवार वालों को भी यही लगता है, तो वो उनको आगे पढ़ने नहीं देते और उनकी शिक्षा रुक जाती है, तो ये उसके डीमेरिट में आ सकता है। वर्क एजुकेशन के अंदर आएगा। ये डिमेरिट्स आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्क एजुकेशन के अंदर आएगा। ये वाली भी उसमें नहीं आ सकती है? हाँ, ये वाली भी नहीं आएगी। ये तो अपना नॉर्मल आप बता रहे कि अगर आप कोई भी काम करा रहे हैं तो बच्चों के इंटरेस्ट के बेस पर बताइए, और उसमें उसको खुशी मिलती है। हाँ, और उससे वो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से लूज हो जाता है, तो वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि वो सक्षम हो गया है। हाँ, ये इस तरीके से कह सकते हैं आप। ये चीज आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये आ सकता है ना उसके हाँ, डीमेरिट? ये आ सकता है आपको बिल्कुल। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक तो ये बेनिफिट हुआ। दूसरा चीज, अगर हम स्टार्टिंग में बच्चे को काम कराने हैं, उसके पास 4 ऑप्शंस है, मान लीजिए 2 ऑप्शन 4 ऑप्शंस है कि हाँ वो अगर टैली में इंटरेस्टेड है टैली कर सकता है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है अकाउंट्स कर सकता है, वो अगर कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्ट है कंप्यूटर सीख सकता है, उसको पोट्री में इंटरेस्ट है पोट्री कर सकता है, क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्ट है वो कर सकता है। शुरू से बच्चे को अपना इंटरेस्ट भी पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है किस काम में उसका इंटरेस्ट है, किस काम में उसको रुचि है। आगे चलकर फ्यूचर में वो उसी ऑक्यूपेशन पर ज्यादा फोकस्ड करता है, किसी दूसरे ऑक्यूपेशन पर नहीं जाता। जैसे अगर बच्चे को शुरू में टैली सिखाई गई, तो वो आगे चलकर 90% वो अकाउंट्स में ही जाएगा, और वो अपने मजे से अपनी आजीविका को बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पसंद का काम मिल रहा है। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है आपका, इंपॉर्टेंट है श्रम, लेबर। कार्य और श्रम 2 टॉपिक्स है, यहाँ पर 2 कंसेप्ट है। कार्य तो नॉर्मली हर एक एक्टिविटीज, आप पूरे दिन में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो आपका वर्क होता है।
ठीक है, वो आप हो सकता है कई बार जो है बिना किसी उद्देश्य के भी करते हैं, कि नॉर्मली अपना एक्टिविटीज, नॉर्मली अपना लाइफ जी रहे हैं, लाइफ को जीते जीते ऐसी कई एक्टिविटीज होती हैं जो आप नॉर्मली करते रहते हैं हमेशा, जिसका कोई खास उद्देश्य नहीं होता। श्रम क्या होता है, लेबर क्या होता है, लेबर में हम मेनली फिजिकल वर्क को ज्यादा इंक्लूड करते हैं। वैसे तो कहने के लिए लेबर में आपका फिजिकल मेंटल दोनों वर्क शामिल होते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसमें फिजिकल वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये वो वर्क होता है जो हम किसी लालच में करते हैं, जिसके बदले हमें कोई ना कोई मौद्रिक पुरस्कार यानी कि कुछ रुपए मिलते हैं, कोई रिवॉर्ड्स देते हैं, हमें इनकम मिलती है, हमारी सैलरी बनती है। तो वो वर्क हमारा लेबर कहलाता है, श्रम कहलाता है। कौन सा वर्क, जिसके बदले हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई इनकम, सैलरी हमें दी जाती हो, वो वर्क हमारा श्रम कहलाता है। ये सब यूनिट 1 के टॉपिक्स है मैम? हाँ हाँ, वो आपके यूनिट 1 के टॉपिक्स थे यहाँ तक। ओके मैम इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? ये जो आपने टॉपिक्स बताए हैं शॉर्ट में आएगा या कंपैरिजन या कैसे? शॉर्ट में आएगा आपका। मैम जैसे मजदूरी करना है उसे भी बता सकते हैं हम श्रम? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका लास्ट यूनिट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो जल्दी हो जाएगा और बहुत इजी है। लास्ट टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, तो कल के लिए आपका आराम से वो पूरी हो जाएगी वो। तो यहाँ पर एक ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट लॉन्ग में आ सकता है क्वेश्चन, किस तरीके से बन सकता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना क्यों जरूरी है, कि हम क्यों जोड़ना चाहते हैं अपने नॉलेज को। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना हमारा मेन टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब क्या है कि आपका जो नॉर्मल क्लासरूम है, यहाँ 4 दीवारी के क्लासरूम में टीचर आए, पढ़ाई चले गए, एक लेक्चर मेथड उसमें चलता रहा है, उस सेटिंग से थोड़ा सा बाहर निकलकर बच्चे को रियल लाइफ नॉलेज है, बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताया जाए, बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाए रियल लाइफ से जुड़ी हुई, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ अलग सीख सके, कुछ अच्छा सीख सके और कुछ यूजफुल सीख सके। तो हम कैसे जोड़ सकते हैं, क्यों जोड़ सकते हैं, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाएगा कि विद्यालय के द्वारा किए गए सामुदायिक कार्य, या नॉर्मली कार्य भी लिख सकते हैं आप, कि ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज है जो स्कूल कर सकती है। सबसे पहला है कि बच्चों को सिखाए कि सम्मान और सौहार्दपूर्ण भाषा का कैसे प्रयोग किया जाता है। बच्चे को ये नॉलेज दी जानी चाहिए कि आप कैसे अपने बड़ों से बात कर सकते हैं, कैसे आप जो है हर एक व्यक्ति का रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ये चीज बच्चों को सिखाना। इसके बाद पानी का सदुपयोग करना बच्चों को सिखाना, कि कैसे आप पानी का वेस्टेज ना करें, उसका सही यूज कैसे करें, पानी को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी जरूरत के अनुसार कैसे पानी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई वेस्टेज ना हो। आप जो भोजन खा रहे हैं उसका आप वेस्टेज ना करें, कि आपने कोई फूड लिया और वो वेस्ट छोड़ दिया या डस्टबिन में डाल दिया, ऐसा ना करें। बिजली का सदुपयोग करें, उसका यूजफुल की जो है नॉलेज बच्चों को दी जाए। इसके अलावा बच्चों को हाइजीन के बारे में नॉलेज दी जाए, बच्चों को ब्रशिंग करने की, वाटर का यूज करने की, हैंड वॉश करने की, इन सभी की नॉलेज दी जाए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, कल्चरल प्रोग्राम्स का हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, बाल सभा का यूज कर सकते हैं, हम बाल सभा ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जिसमें हम कम्युनिटी को भी इनवाइट कर सकते हैं, मतलब स्कूल के बाहर के जो लोग हो गए, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो चाहे कम्युनिटी हो, उसको भी इनवाइट कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की कैसे मदद करते हैं ये बच्चों को सिखाया जाए। अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई आपदा हो, जैसे कि बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, तो उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये बच्चों को सिखाना। अपने से बड़ों का कैसे सम्मान कर सकते हैं, पोल्यूशन के बारे में बच्चों को बताएं। ठीक है, इसके अलावा जो वुमेन इक्वलिटी है उसके बारे में बच्चों को बताएं। समाज में जितनी भी, हमारी सोसाइटी में जितनी भी कुप्रथाएं चलती आ रही हैं, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, उसके बारे में बच्चों को अवेयर करें। समुदाय में जो नागरिक होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी के सिटीजन्स हैं, उनके क्या ड्यूटीज हैं, उनके क्या अधिकार, क्या राइट्स है, ये बच्चों को बताया जाए। जो आपके जितने भी अल्कोहल, टबैको, ये चीजें होती है, शराब तंबाकू, इनके दुरुपयोग से, इनके मिसयूज के बारे में बच्चों को बताएं कि हाँ, इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन शॉर्ट ये वो सारे काम है जो कि एक स्कूल कर सकता है, ताकि बच्चों का जो नॉलेज है वो रियल लाइफ से हम जोड़ रहे हैं, बच्चों को रियल लाइफ नॉलेज दे रहे हैं कि हाँ, कम कैसे पानी का वेस्टेज नहीं करना है,
पानी को कैसे बचा सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हम लाइट्स का सही यूज कर सकते हैं, कैसे हम बड़ों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, आपदा आ जाए तो उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, कोई समाज में कोई बुरी प्रथाएं चल रही है, कुछ भी असमानताएं हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं, एटसेट्रा। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? मैम इसमें सिर्फ ये डायरेक्टली यही लिखना स्टार्ट करना है या स्टार्टिंग में कुछ और भी देना है इसमें? हाँ, अब इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, आप थोड़ा रुकिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाता है विद्यालय एवं समाज के संबंधों को विकसित करने के उपाय। यानी कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं ताकि जो स्कूल है और जो कम्युनिटी है दोनों में आपस में रिलेशन अच्छे हो सके। क्यों? क्योंकि अगर कम्युनिटी और स्कूल्स में रिलेशन अच्छे होंगे तो कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, स्कूल्स कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी, तो जो वर्क एजुकेशन है वो उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। अगर कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी तो वर्क एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। ये चीज हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम क्या काम कर सकते हैं ताकि स्कूल्स और कम्युनिटी जो है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। इसके लिए अगर जो आपका करिकुलम है स्कूल्स में, उसमें हम अपने समाज को जरूर इम्पोर्टेंस दें। समाज की जो जरूरतें हैं उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। जैसे ऊपर अभी हमने ऊपर देखा सारी एक्टिविटीज, ये सब किसकी जरूरतें हैं? समाज की जरूरतें हैं। अगर आप अपने बच्चे को अगर आप बच्चे को स्कूल में ये सिखाएंगे कि बड़ों से किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, पेरेंट्स खुश होंगे ना। कम्युनिटी के अंदर ही तो आ जाते हैं पेरेंट्स भी, वो खुश होंगे, वो अपने बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करेंगे स्कूल जाने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। अगर स्कूल में ऐसी कोई एजुकेशन ना दी जाए, बच्चा डेली जा रहा है स्कूल, पढ़ रहा है, किताबी ज्ञान रटकर आ रहा है और आकर पेरेंट्स से मिसबिहेव कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तेरी शिक्षा पर या तेरी एजुकेशन पर पैसे वेस्ट करना भी बेकार है। हम तो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा है ऐसे पढ़ाई लिखाई का जो तुम बिहेव करना ना जानते हो। तो क्या होगा? कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी। तो हमारा जो करिकुलम है वो हमारी सोसाइटी के नीड्स की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने स्कूल्स में प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, एंटरटेनमेंट पर भी फोकस करना चाहिए। इसके अलावा स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स टीचर्स होते हैं उनको, अगर आपके कम्युनिटी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आपके समाज में कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है, कोई रीजनल प्रोग्राम हो सकता है, रिलीजियस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो सकता है, तो उन सभी कार्यक्रमों में स्कूल्स को शामिल होना चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी है, कोई प्रोग्राम कर रही है और स्कूल उसमें शामिल ना हो, तब क्या होगा? आपस में कनेक्शन अच्छे नहीं होंगे। वहीं पर ही कम्युनिटी ने कोई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और स्कूल उसमें हेल्प करे, उसमें शामिल हो, तो आपस में रिलेशन जो है वो कनेक्शन ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका एनसीसी, स्काउटिंग वगैरह होते हैं, इनके अलग अलग जगह कैंप लगाओ ताकि हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई है उनको दूर किया जा सके। आपने अपने स्काउट गाइडिंग कैंप में देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि आपको बाहर लेकर जाया जाता है, आप रैली निकालते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें आप बच्चों को पोल्यूशन के बारे में, लोगों को पोल्यूशन के बारे में सिखाते हैं। उससे किसका बेनिफिट हो रहा है? समाज का बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके के कैंप ज्यादा से ज्यादा चलानी चाहिए। बच्चों को अलग अलग वोकेशनल एजुकेशन दे ताकि बच्चा आगे चलकर एक अच्छा जीवन जी सके। इन सभी चीजों से क्या होगा कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा फैमिली है, वो एजुकेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट ये है कि हमारी कम्युनिटी किस तरीके से हेल्प कर सकती है, कम्युनिटी की क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कम्युनिटी के क्या क्या काम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, स्कूलों की स्थापना करना। स्कूल कौन बनाता है? या तो हमारी गवर्नमेंट बनाएगी, या दूसरा होता है कि हमारी कम्युनिटी, प्राइवेट स्कूल जितने भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कौन बनाते हैं? हमारे कम्युनिटी के लोग बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है अलग अलग। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सभी लोगों के लिए पब्लिक एजुकेशन के अरेंजमेंट करना, ये भी आपका कम्युनिटी का एक जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस ऑफ करिकुलम, अगर करिकुलम बनाया जा रहा है तो उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे, उसमें हेल्प दे, उसमें अपना बात रखे कि आपको किस तरीके का करिकुलम है, उसमें मदद करे। जितने भी अगर ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है तो उनकी अरेंजमेंट में हेल्प करें। एडल्ट एजुकेशन में हेल्प करें, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स वगैरह को जो है फंड भी हो सकता है इसमें कि बच्चे स्कूल्स को फंड दें, उनको स्टेब्लिश करने में मदद करें, हेल्प सपोर्ट करें, इन शॉर्ट फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ये सेम पॉइंट्स लिखा हुआ है कि अलग अलग तरीके की स्कूल्स बनाए जिसमें हमारी जो कल्चर है समाज का वो सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके।
वोकेशनल स्कूल्स का ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट हो, जहां पर स्पेशली वोकेशनल एजुकेशन को ही दिया जाए। एडल्ट एजुकेशन पर फोकस हो, स्कूल्स के जो भी निर्माण में जितनी जरूरत पड़ती है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वेतन हो, फंड हो, इसकी अरेंजमेंट की जानी चाहिए। तो ये छोटे मोटे काम है। इन शॉर्ट अगर मैम? कहें तो कम्युनिटी का मेन काम क्या होता है, एक सेकंड, कम्युनिटी का मेन काम क्या होता है कि फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली एजुकेशन को, स्कूल्स को सपोर्ट करें। हाँ जी बताइए। कम्युनिटी में कौन कौन आएगा? बिकॉज आपने कम्युनिटी, लिखा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, ये तो गवर्नमेंट करते हैं या कोई प्राइवेट लोग करते हैं, तो कम्युनिटी का कौन कौन पार्ट होगा? देखिए स्कूल जो निर्माण करना है सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की हो ऐसा जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट से अलग आपके आसपास के लोग, हम किसी एक समाज में रह रहे हैं, ठीक है, हम समाज में रह रहे हैं, तो हमारे समाज के कुछ लोग होते हैं जो कि स्कूल्स बनाते हैं, स्कूल्स का निर्माण करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी कम्युनिटी मिलकर भी इंस्टीट्यूट बनाती है। जैसे अगर कहें तो धर्म से रिलेटेड कोई कम्युनिटी हो सकती है। कम्युनिटी के अंदर हर वो पर्सन आ जाएगा जो आपके आसपास रह रहे हैं, आपके एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी होता है ऐसे लोगों का समूह जो किसी भी पर्पज से एक साथ जुड़े हुए हो सकता है वो एक धर्म के लोग हो सकता है वो एक जाति के लोग हो सकता है वो एक एरिया के लोग हो सकता है उन सभी लोगों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हो, इसलिए उन सब लोगों का एक अपने अलग ग्रुप बन गया, एक कम्युनिटी कहलाएगी उसकी। हम यूट्यूबर्स हैं और हम सब क्या है यूट्यूब पे काम करते हैं, तो उसकी वजह से ये सिमिलैरिटी है हम में। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबकी एक कम्युनिटी बन गई। इन शॉर्ट किन्हीं भी लोगों का वो समूह जिसमें सभी लोग आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट है, कोई ना कोई सिमिलैरिटी हो, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे कुछ स्कूल कॉलेज होते हैं, जैसे एक कॉलेज है जाट कॉलेज। जाट कॉलेज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो जाट समुदाय था, जाट कम्युनिटी जो थी, उन्होंने मिलकर उस कॉलेज का निर्माण किया, ठीक है। अब वो कॉलेज कहने के लिए गवर्नमेंट है, लेकिन उसका निर्माण किसी एक कम्युनिटी ने किया था, वो अभी वहां अपनी तरफ से फंड फाइनेंशियली सपोर्ट उसको कर रही है। वैसे ही एक जैन कॉलेज होता है, वो जैन समुदाय के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी कम्युनिटी मिलकर आपस में फंड रेज करके स्कूल का निर्माण कर सकती है अपने आसपास। ये आपका पॉइंट वैलिड है, ये समझ आ गया। अब अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज बना रही है या सीबीएसई या आईसीएसई बना रहा है, उसमें ये लोग वोकेशनल में और इन सब चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, लेकिन ये लोग एजुकेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, करिकुलम बेस्ड में। देखिए करिकुलम में यहाँ पर ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करिकुलम का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा हर एक स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। उस कमेटी के अंदर कम्युनिटी से कुछ लोग शामिल होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते रहते हैं, ठीक है, अपना जो जरूरतें हैं वो देते रहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं। वहां से ही तो जुड़कर जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। यस मैम, जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल्स हैं तो उसमें स्कूल प्रबंधन समिति बनती है, जिसमें अगर कोई भी काम गांव के स्कूलों में आता है या फिर कोई ड्रेस बांटा जाए या कोई भी, तो गांव के जो लोग उसमें कमेटी में अध्यक्ष रहते हैं उनको बुलाया जाता है उस काम के लिए। हाँ ऐसे ही कुछ है। ओके, थैंक यू। मैम जैसे किसी स्कूल में ट्रस्टीज वगैरह होते हैं तो वो मिलके स्कूल को चलाते हैं, या फिर वहां पर जैसे किसी किसी स्कूल में प्राइवेटली मैंने देखा है कि वो पर्सनली बाल राम कथा रामायण की बुक भी लगवाते हैं, तो वो करिकुलम में भी इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चीजें ऐड हो सकती हैं, कि भाई जरूरी नहीं है कि पूरे देश में ही ऐड हो। आप अपनी सोसाइटी में ऐड कराना चाहते हैं, मतलब अपने स्टेट में ऐड कराना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। यस मैम। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लास्ट वाली, एक सेकंड रुकिएगा, लास्ट वाली यूनिट अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जो कि हम नॉर्मली जानते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, कि हमें बच्चों को वेस्ट मैनेजमेंट सिखाना चाहिए कि आप कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, कम से कम वेस्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को कैसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि ज्यादा वेस्टेज ना हो किसी भी चीज की। माइक एक बार ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो एक टॉपिक आ जाता है आपका वेस्ट मैनेजमेंट, कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर स्कूल्स क्या क्या एक्टिविटीज करा सकता है,
नॉर्मली पॉइंट्स है कि चिल्ड्रंस के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं, रैली कैंपेन हो सकते हैं, जहां पर बच्चे क्या बताएं, अपने आसपास एरियाज में जाकर बताएं कि आपको किस तरीके से वेस्ट मैनेज करना चाहिए। बच्चों को आप क्राफ्ट एजुकेशन दे दो हैंडीक्राफ्ट की, तो उससे जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज होगी, जैसे वाटर बोतल है वेस्ट हो गई, तो वो उस वाटर बोतल से कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ये चीज बच्चों को सिखाया जाए। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचय करना बच्चों को सिखाएं कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, हम कैसे मैम वेस्ट मैनेजमेंट में ये भी आ सकता है ना, क्राफ्ट वर्क, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। हाँ हाँ, SUPW आ जाएगा आपका। यस। हाँ ठीक है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग सिखाए, रेन हार्वेस्टिंग सिखाए कि होता क्या है, इसके लिए स्कूल क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती है, क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं ताकि जो रेन हार्वेस्टिंग है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो ये 2-3 टॉपिक है, इनको आप जरूर देखें।